ठीक है, वैसे इस पे रिकॉर्डिंग का इतना फायदा नहीं क्योंकि एक जनरल डिस्कशन है, जो इसमें नहीं होगा बाद में उसको समझ में नहीं आएगी। अच्छा, और कोई इसमें कोई कंसर्न? नासिर भाई आप कोई कंसर्न कोई रेज करना चाहें, कोई बात बताना चाहें? जैसे नासिर भाई ने एक बड़ी अच्छी बात बताई थी कि हमारा जो फोकस है वो डीप लर्निंग तक नहीं है, हम जो है कोई भी ऐसी सोल्यूशन बना सकते हैं जो मशीन लर्निंग तक हो, यानी कि हम इस पे एक्सी बूस्ट और रिग्रेशन और रैंडम फॉरेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते वो हैं। तो उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि जिसको हम शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे वो इंशाल्लाह उनको ये सारी चीजें भी जो है ना वो हम करने के लिए देंगे। अच्छा और ठीक है। उसमें और बहुत सारी स्किल्स हैं जो उनका ताल्लुक डीप लर्निंग से नहीं है, जैसे ओपन सीवी का इस्तेमाल करना है या सही है। ओसीआर की लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना है, योलो वगैरह इस्तेमाल करना है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग जो है वो चलती रहेगी। अच्छा देखिए, मैं अप्रोच पे जाने से पहले मैंने जो आप लोगों के मैंने जो बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, तो मैंने ये देखा कि कुछ चीज़ें जो है वो हमारी कोर रिक्वायरमेंट है जो आपको आनी ही चाहिए। अच्छा, इसमें एक जो अच्छी बात है, मैं इसलिए इसको रिकॉर्ड पे भी लगा दिया है और मैं बता भी रहा हूँ कि इस डिस्कशन का जो एंड पॉइंट है वो ये नहीं है कि हम आपको अपनी कंपनी में रख लेंगे। हम डेफिनेटली जो हमारा मॉडल है वो ऐसे ही है कि हम मैक्सिमम लोगों को अपनी कंपनी में अकोमोडेट कर सकते हैं, क्योंकि हम आवरली बेसिस के ऊपर काम करेंगे, उसकी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन ये जो मॉडल है ये मैं आप लोगों से इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इस मॉडल पर बेस करते हुए अपना भी एक छोटी सी कंपनी, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हाउस जो है वो अपना भी बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ज्वाइन करें, आप हमारी तरह इस मॉडल को फॉलो करके हुए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है सबको? सब लोग मेरे साथ है ना? जी सर, जी सर, जी सर, ठीक है। जी सर। जी सर। यस सर। ओके। अच्छा, इसमें से कुछ चीजें जो है वो आप चाहे आप डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि आप लोगों को जो एक चीज मिसिंग है और वो ये है कि आप रियल लाइफ एनवायरनमेंट की मैपिंग नहीं कर रहे। अभी रिसेंटली जो है मैंने कुछ कंपनीज का विजिट किया, तो उसके अंदर मैंने देखा कि यार हमें जो सोल्यूशन बना के देनी है वो रियल लाइफ होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर कोई स्टॉक की कंपनी है, कोई फार्मेसी है, कोई हॉस्पिटल है, तो आपको देखना है कि आप अपनी फार्मेसी या हॉस्पिटल या स्टॉक की फर्म या जो है वो कंप्यूटर डीलर या हार्डवेयर सेल्स के बंदे, इनको आप अपनी कौन सी सोल्यूशन दे सकते हैं? सर थोड़ी वो गेम के लिहाज से कोई एग्जांपल दूं? दोबारा बोले। मतलब मैं थोड़ा गेम वगैरह में इंटरेस्ट रखता हूँ, तो ये पीसी मेरे की गेमिंग होती है मेरा उसमें। सवाल मेरे हाँ हाँ, आप सब कुछ एग्जांपल देना चाह रहे हैं क्या? जी जी। हाँ बिल्कुल जिस दें। तरह आपने स्टॉक की एग्जांपल दी, तो गेम्स में भी ऐसी होती है कि इसमें भी स्टॉक्स की तरह इन्वेस्टमेंट हो रही होती है, स्किन्स वगैरह होती हैं, नाइफ्स वगैरह होती हैं, इसमें मैं हो आपकी रही बात होती से है। अग्री कर रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बताएं कि उसके अंदर जो है वो आप क्या क्या सोल्यूशन क्या देना चाह रहे हैं सर और उसमें पूरे उसकी मैप्स पैसे वगैरह कौन होते हैं, देगा? उसके ग्राफ्स वगैरह हमारे सारे होते हैं, गिवन होते हैं कि इसकी प्राइस कब ऊपर जा रही है, कब नीचे जा रही है। तो हम ग्राफ्स को यूज़ करके प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इस चीज़ की प्राइस कब रेस हो सकती है, ये कब एक लोग अच्छा इसमें आइडिया इन्वेस्ट है। कर सकते ये हैं। एक अच्छा आइडिया है। नाम क्या है तुम्हारा? नाम क्या है सर पूरा? बिलाल, सुना नहीं रहा। मोहम्मद हाँ बिलाल बिलाल। कुरैशी। अच्छा ज़बरदस्त बिलाल, देखो ये आपका आइडिया जो है ये काफ़ी अच्छा है। मैं आपसे जो है ना इस सिलसिले के अंदर बाद में जो है ना वो बात करूँगा, क्योंकि यही चीज़ जो है मैं एक स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए भी काम कर रहा हूँ। तो क्योंकि आप गेम डेवलपमेंट वाले स्टॉक पे काम कर रहे हैं और मैं फाइनेंशियल स्टॉक पे काम कर रहा हूँ, तो हम जो है वो इसके अंदर गेम डिस्कस कर डेवलपमेंट नहीं, सकते मतलब हैं। मैं इसी तरह के इन्वेस्टमेंट अभी मैंने देखी हाँ है, थोड़ी बहुत हाँ बस इन्वेस्टमेंट ठीक है, शुरू किया मैंने तो भी। आप उसके ऊपर ज़रा और R&D कर लो, फिर हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, जी सर, सही, थैंक यू। ओके। अच्छा, इसी तरह बाकी लोगों को भी लिए भी लाजमी है कि वो ज़रा देखें अपने आसपास कोई मर्चेंट है, कोई जनरल स्टोर है, आजकल मार्ट बहुत बन रहे हैं, उनके लिए आप क्या सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सोचना है, मैं ये नहीं कह रहा काम करना है या जॉब, ये अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो जॉब रिलेटेड नहीं, डेवलपमेंट रिलेटेड है। दूसरी चीज़ ये है कि हम काफ़ी इमोशनल और स्टबन है, ये हमें ख़त्म करनी है, खुसूसन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। मैं देखता हूँ कि एक बंदा है, मेरे आसपास बहुत सारे लोग हैं, वो इस बात पे बहस कर रहे होते हैं कि हम जो है वो ये वाला काम जो है वो आर लैंग्वेज में क्यों नहीं कर रहे, और हम जो है वो पाइथन लैंग्वेज में क्यों कर रहे हैं, हम AWS पे क्यों कर रहे हैं, हम जो है वो गूगल क्लाउड पे क्यों नहीं कर रहे। तो मैं देखो कहाँ जहाँ पर भी जितनी अपॉर्चुनिटी मिले ना वो ले लो, ये मत देखा करो कि वो चीज़ क्या हो। दूसरी बात ये है कि हम अपना कंफर्ट जोन छोड़ने को तैयार नहीं है। एक चीज़ अभी आपने देखी होगी कि हम बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते। दूसरी बात है कि हमारी प्रायोरिटी क्लियर नहीं है कि हमें करना क्या है, हमारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, हम जो है वो टाइम पे क्लास में नहीं आते, क्लास के बाद नहीं जाते। ठीक है,
हम जो है वो लोगों की हेल्प नहीं करते, ना लोगों से हेल्प लेते हैं। मिसाल के तौर पर अभी एक साहब ने, मैं आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ ताकि बाकी लोग सीखें, ठीक है, मैं आपको मतलब तनकीद नहीं कर रहा या क्या कहेंगे इसको, बेइज्जती नहीं कर रहा, मगर मैं आपसे सिखाना चाह रहा हूँ कि भाई एक साहब ने ये देखा, और ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन उन्होंने कुछ किसी से सवाल नहीं किया, बस खामोशी से जाकर, अगर बात समझ में नहीं आई है तो आपको सपोर्ट लेनी चाहिए। इसके अलावा ये कि हमें चीज़ें समझ में नहीं आती, हम चीज़ों को समझ ही नहीं पाते, कम्युनिकेशन नहीं समझ नहीं सकते, ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है। इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग नहीं कर पाते, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो है हम अगली वाली चीज़ें नहीं सोच रहे होते। मिसाल के तौर पर हमने जो है वो आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर दिया, यहाँ पे आप मेरे साथ हैं ना, अब हम आपको Q4 तक पढ़ा चुके हैं, तो आपके ख्याल में अब हमारे लिए पाइथन पढ़ाना, Q2 पढ़ाना यानी पेंडास और नमपाई, और Q3 पढ़ाना आसान है या मुश्किल? ऑब्वियसली आसान। आसान है ना, बाकी निस्बत की आसान। सही है। अच्छा, अब तो हम यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं ना कि यार हम पढ़ाते रहे और बैच लेते रहे, क्या ख्याल है? बिल्कुल। लेकिन हमने क्या किया कि हमने एक नया चैलेंज सोचा कि नहीं यार, ऐसा करते हैं, एक डेवलपमेंट कंपनी बनाते हैं जिसमें हम AI की सॉल्यूशन बेचेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो है वो अपने कंफर्ट लेवल को सेक्रीफाइस किया और हम एक्सप्लॉयटेशन पे पहुंच गए, जो हमारी इन्वायरमेंट है उससे आगे जा रहे हैं। तो इसी तरह अगर आप लोगों ने टेंसरफ्लो और न्यूरल नेटवर्क पे काम किया और आपने वो किताब पढ़ ली और उसके बाद आराम से बैठ गए, इसका मतलब है कि आपने कंफर्ट जोन के अंदर ही है। लेकिन अब आपको क्या करना चाहिए कि अब आपको टेंसरफ्लो की वेबसाइट पे जाना चाहिए, और वेबसाइट के ऊपर जो सोल्यूशन दिए हुए हैं, मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट में टेंसरफ्लो की API के ऊपर जा रहा हूँ, यहाँ पर आया, मैंने लिखा भी टेंसर स्टॉक। अब ये देखो, ये स्टॉक पर ये तो वो आ गई। मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना चाह रहा था। अभी देखो यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज के टेंसरफ्लो, सिर्फ टेंसरफ्लो पे जाते हैं, हम देखते हैं। शायद कभी हमने Q3 में डिस्कस भी किया था। सर एक सवाल, अभी एक मैं सवाल लेता हूँ, आप ये देख लें कि मैं टेंसरफ्लो पे गया और मैंने यहाँ पर गाइड के ऊपर जा रहा हूँ। अब ये देखें GCP गाइड टेंसरफ्लो और RJ आ गई, ये तो टेंसरफ्लो ये आ गया ना। ये हमारी टेंसरफ्लो की जो है ना, लर्न के ऊपर चले गए हमने, ठीक है, और टेंसरफ्लो के ऊपर आ गए, स्टार्ट टू सी द गाइड। अब इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं असल में उस लिस्ट पे जाना चाह रहा था। अब देखें यहाँ पर वेरिएबल, ऑटोमेटिक डिफ्रेंसिएशन और इंट्रो टू ग्राफ, ये सब चीज़ें हैं। क्या आप लोगों ने कभी जाकर पढ़ी? ये आपका नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। अब आपने वो कैरेस की किताब पढ़ ली है, अब आपके पास नेक्स्ट लेवल है TPU, ये सब चीज़ें आपको, ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, यूँ समझे टेंसरफ्लो के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं और आपकी ये डॉक्यूमेंट आपकी बड़ी हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है जनाब। इसी तरह आपके कोड जो है वो आपके पास ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए। आपको अभी तक कोडिंग की भी प्रैक्टिस नहीं है, जो कोड आप किताब में देखते हैं वो आप छाप लेते हैं। कभी आपने जो है वो फंक्शन नहीं बनाए एक काम के, कभी आपने उनकी चेनिंग नहीं की, कभी आपने शायद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यहाँ पर, कितने लोग हैं इस मीटिंग के अंदर? 73 लोग हैं। इन 73 लोगों में से मेरा ये क्लेम है, जो गलत भी हो सकता है, कि इसमें से शायद 5 लोग ऐसे हों जिन्होंने कभी अपनी एक सॉल्यूशन के लिए 2 .py फाइलें बनाई हो। ये बात समझ में आ रही है आपको? जी सर। तो यानी कि मुझे एक प्रॉब्लम दी गई, मुझे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो मैंने जो है वो एक जो है वो पाइथन की फाइल बनाई .py एक्सटेंशन वाली, और फिर एक दूसरी बनाई, और फिर यहाँ से जो फंक्शन थे उसमें कॉल किए, क्योंकि मुझे लगा कि एक ही ठीक है तारिक में भाई, सारे फंक्शन ऐड करना जो है ना वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने ये भी नहीं देखा कि मेरे पास जो है वो ऑडियो, वीडियो, नंबर्स, टेक्स्ट, इन सबको मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ NumPy के एरेज में। अच्छा, आपसे मैं दरखास्त करूंगा कि आप लोग अपना माइक म्यूट कर दें, कुछ लोगों की आवाजें आ रही है मुझसे, तो जरा प्लीज देख लें आप, ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे आते हैं
अब हम बताते हैं कि हमने क्या किया हुआ है इसके हिसाब से। हाँ, तो हमने क्या किया हुआ है कि हम एक स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हैं। कासिम, नोमान भाई है क्या हमारे साथ? नहीं, मेरा नहीं ख्याल नमन भाई है। ठीक है। अच्छा, हम ये स्टार्टिंग कर रहे हैं एक स्टार्टअप। अच्छा, इसमें पहले हमारे पास एक ट्रेडिशनल तरीका था कि भाई हम एक सॉफ्टवेयर हाउस खोल लें और उसके अंदर 4-5 लोगों को हायर कर लें और हम काम करना शुरू कर दें। लेकिन मैंने नासिर भाई को आइडिया दिया और नासिर भाई को और कासिम को अच्छा लगा कि यार बजाय ये कि हम जो है वो एक फिक्स प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करें और लोगों को, कुछ लोगों को, 4-5 लोगों को हायर कर लें, हम ये करते हैं कि हम एक अपने रिसोर्सेज का पूल बना लेते हैं। ठीक है, एक्सपर्ट्स, ठीक है, और उनके साथ हम आवरली बेसिस के ऊपर काम करेंगे। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, वो उसकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, तो हम उसके साथ 2 घंटे के लिए उससे काम ले लेंगे, सही है, और उसको पैसे दे देंगे। किसी की क्रिएटिव राइटिंग बड़ी अच्छी है तो हम उससे काम ले लेंगे। अब हमारा जो प्रोजेक्ट होगा, इसमें हमारे जो है वो मार्केटिंग कह लें आप, मैं इसको कहता हूँ बिजनेस लीड, कम्युनिकेशन मैंने इसमें, ये असल में इसमें बहुत सारी चीजें जो हैं वो मतलब लीनियर नहीं है, आगे पीछे हो सकती हैं। आपने जो लिंक शेयर किया है Zoom का, अगर उसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा ना, तब जाके वो लॉगिन करने देगा। मुझसे कोई सवाल कर रहे हो कोई क्या? कि सर जो आपने लास्ट अभी जो Zoom का लिंक शेयर किया है, उसके लिए जब हम उस लिंक को ओपन करेंगे, हाँ, उसे आप करेंगे तो आपके पास Zoom का अकाउंट होना चाहिए। सही है, ठीक है, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब इसके अंदर जो है, अच्छा देखें, अगर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, जो मैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके अंदर देखो ये यही चीजें होती है, कोई चीज मिस तो नहीं कर रहा, या कोई चीज गलत हो तो हटा दें इसमें से। ये नजर आ रही है ना आपको, स्क्रीन नजर आ रही है? सर सब चीज़ें तो सही लिखी हैं आपने, इसमें कोई चीज मिसिंग हो या कि यार सर ये वाली चीज होनी चाहिए इसमें, अब इसका मतलब ये हुआ। हाँ हाँ बोले। ये टेस्टिंग एंड क्यूए में जो आपने लिखा है ये, अच्छा एक पार्ट आता है डीबगिंग का भी, तो वो टेस्टिंग में मतलब वो आ जाता है या उसका अलग से डिफाइन करना होता है? देखो, डीबगिंग तो जब आप डेवलपमेंट कर रहे होते हैं ना, डिजाइन कर रहे होते हो, कोई डेवलपमेंट कर रहे होते हो, तो डीबगिंग तो उसका पार्ट होता है ना, मतलब कोडिंग का जो है, मैं इसको और ब्रीफ कर देता हूँ। डेवलपमेंट के अंदर जो है, डीबगिंग तो तब करते हैं जब हमारे कोड कुछ हाँ आइडेंटिफाई नहीं हुआ, तो हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। हाँ ठीक है, बिल्कुल, तो ये है। लेकिन मसला ये है कि टेस्टिंग जो है वो अलग चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो बिजनेस रिक्वायरमेंट होती हैं या कस्टमर रिक्वायरमेंट होती हैं, उसके ऊपर टेस्ट करते हैं कि क्या आपकी जो काम है, जो आपने कोड डिजाइन किया हुआ है, वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा। अब वो जो रिक्वायरमेंट हो सकती है वो दोनों हो सकती है, एक आपकी उसमें कस्टमर रिक्वायरमेंट हो सकती है, एक आपकी फंक्शनल रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई क्या ये हर सिनेरियो के ऊपर कोड ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। अगर मैं इसमें 500 की जगह 5000 डाल दूंगा या 5000 की जगह 50 लाख डाल दूंगा तो ये ब्रेक तो नहीं हो जाएगा। माइनस की वैल्यू डाल दूंगा, नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल दूंगा, तस्वीर जो है मैं इसमें खराब डेटा डाल दूंगा, तो क्या होगा? क्या आपने इसके अंदर वो तमाम चीजें या तमाम डेटा कंसिडर किया हुआ है जो है या नहीं है? तो सर फिर बग फिक्सिंग भी होनी चाहिए ना? आप देखें, आप बार बार जो है वो टेस्टिंग को बग डीबगिंग से जो है वो कंपेयर कर रहे हैं।
हाँ कंपेयर कर रहे हैं। टेस्टिंग एक अलग चीज है और डीबगिंग एक अलग चीज है। डीबगिंग में आपने कोई कोड लिखा, अब आप उसको चला के देखेंगे, ये आपकी डीबगिंग है। और अगर वो सही चल गया तो आपका काम खत्म हो गया, ठीक है, आपकी जो कोडिंग थी वो कंप्लीट हो गई। और अगर उसमें कोई एरर आया चलते चलते, तो ये डीबगिंग जो होती है ये देखती है कि यार एरर क्यों आ रहा है। आप समझ रही है? सर एक छोटी सी चीज। सवाल जरा अच्छा था, मैं इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। डीबगिंग का मतलब है कि आप ये चेक करते हैं कि ये एरर क्यों और कहाँ आ रहा है। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? जी जी सर। सर, क्लियर होगा। टेस्टिंग का मतलब यह है कि टेस्टिंग का मतलब है कि आप चेक करते हैं कि कहीं आपके कोड में कोई एरर तो नहीं है। यानी कि मैंने आपकी एप्लीकेशन टेस्ट की और बताया कि यार आपके प्रोग्राम में ये एरर आ रहा है, इनवैलिड की, और मैंने ये आपको दे दिया कि भाई आपके प्रोग्राम में इनवैलिड की आ रहा है। ये मैंने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद आपको बता दिया। अब आपने जाके चेक किया कि यार इनवैलिड की कहाँ, किस लाइन ऑफ कोड पर आ रहा है और क्यों आ रहा है, और फिर आपने उसको फिक्स किया। ये डीबगिंग है। अब आपको फर्क समझ में आ रहा है टेस्टिंग और डीबगिंग का? जी सर ये तो समझ आ गया। अच्छा सर, इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा। इसमें नॉर्मली टेस्टिंग में जो होता है, जो क्वालिटी एश्योरेंस में होता है, उसमें टेस्टिंग स्क्रिप्ट हम डिफाइन करते हैं। नॉर्मली ठीक है। कंपनी में भी जो आप आते हैं, आप एक चीज डेवलप कर लेते हैं, उसके टेस्टिंग स्क्रिप्ट बनते हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। वो जब सक्सीड होता है तो क्यूए वाले उसको टेस्ट करके उसको आइदर फेल करते हैं, पास करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। ना ठीक सर है, एक्सप्लॉइट तो ना मैं हो आपको जाए सर बता एक हमारा सकता हूँ। कोड। छोटी सी बात सर, इस तक जाने से पहले हाँ हाँ। सर वो बात ये है कि अभी आपने थोड़ी देर पहले ये कहा कि हमारे आसपास हम किसी भी फर्म को, किसी भी स्टोर को, किसी भी ऑनलाइन स्टोर को या वो सुपरमार्ट को हम टारगेट करें। लेकिन एक छोटी सी बात ये है कि सर कोई हमें काम क्यों देगा जब तक हमारा पोर्टफोलियो स्ट्रांग नहीं होगा। बेसिक हम अभी तक इन हैंड या कोडिंग की तरफ ही नहीं है। आपकी वाली बात सही है कि हम सिर्फ बुक के जो कोड्स हैं उसको कॉपी कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। अब तक हमने अपने आप को मतलब यूटिलाइज नहीं किया है कि हम कहाँ कहाँ एरर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ हम मिस्टेक कर सकते हैं। जब तक हम उसके यूज टू ही नहीं होंगे तो हम किस मार्केट को कैसे टारगेट देखिए, मैं करेंगे। आपसे बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो मार्केट में काम पकड़ना शुरू कर दो, ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको 2-3 चीजें बताई। मिसाल के तौर पर मैंने आपसे ये कहा कि यार आपने तो चैप्टर 9 तक डीप लर्निंग जो है वो क्लास में बैठ के पढ़ी है ना। जी जी। उसमें अगर आपकी सेल्फ असेसमेंट 10 नहीं आ रही है तो क्या ये बात सही है? ये ड्रॉबैक हमारा है। बिल्कुल। अगर आपने किताब, मतलब किताब तो आपको क्लास में पढ़ाई गई है ना, इसमें हमने ये थोड़ी बोला था खुद पढ़ लो और चैप्टर 9 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका मतलब है उस किताब के जितने भी चैप्टर थे आपको क्लास में पढ़ाए गए। इसके बावजूद अगर आप उसमें लिखते हो कि मुझे उस चैप्टर 9 में से 80% आता है, 20% नहीं आता, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल? ऐसा हम ही सर हाँ सर ये पिछले क्वार्टर में एक प्रॉब्लम ये हुई थी कि हम जो पढ़ रहे थे उसका क्विज नहीं हुआ था, बल्कि जो कोर्सेज ऑनलाइन रख दिए थे, मसलन डॉकर, क्यूबरनेटीज और इन चीज़ों के, लिनक्स के, इन चीज़ों के एआई के अंदर भी क्विज हो गए थे, लेकिन जो हमें सर पढ़ा रहे थे उसके क्विज नहीं हो रहे थे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्या आप इसको जस्टिफाई कर सकते हैं इस वजह से कि आपने सिर्फ 100% में से 80% पढ़ा या 80% सीखा? पढ़ने की बात नहीं है, 80% सीखा। अच्छा चलो ठीक है, अब आपने सीख भी लिया, लेकिन आपको उसको 100% तक तो लेके जाना है, उसके लिए क्या करेंगे अब आप? और बस वही एक सवाल कर रहे थे, किस तरीके से अपने आप को पॉलिश किया जाए, क्योंकि यूज टू यार नहीं आप होंगे और समझ नहीं रहे ब्रेक ना, आ देखो जाएगा। आप इस वक्त यहाँ पे फंसे हुए। हाँ मैं बस यही पॉइंट पर रुका हुआ हूँ। सर सही है ना? आप किस सिर्फ एक चीज से, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भाई मुझे ये बताएं कि आपको वो जो डीप लर्निंग की बुक है, आप 1 साल से न्यूरल नेटवर्क पढ़ रहे हैं, आपका उसमें एक्सपर्टीज लेवल क्या होना चाहिए? 100% या 80% या 70%? ये मेरे सवाल का जवाब दे पहले। हमें तो 80% प्लस होना चाहिए, लेकिन इसका नहीं। मतलब 100% ही होना चाहिए ना। सर देखो मैं बहुत स्पेसिफिक हूँ, मैं आपसे जी टेंसर सर। फ्लो की बात नहीं कर रहा अभी, मैं सिर्फ उस किताब के कंटेंट के हिसाब से आपकी एक्सपर्टीज की बात कर रहा हूँ। अगर आपने 1 साल तक किताब पढ़ी और उसके बावजूद भी आप उससे 100% एक्सपर्ट नहीं है, तो इसका मतलब है आपने किताब ही नहीं पढ़ी।
ठीक है सर। अच्छा सर एक प्रैक्टिस के बस हवाले सर से एक मसला प्रॉब्लम ये आती है है। कि हम आगे पढ़े जा रहे हैं, मगर ये है कि पुराना हम इतनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे ना, इस वजह से थोड़ा सा। देखो सबसे सबसे पहले वही सर ना, असल पहले में तो आप असल चाहते में हो ना, सर सर मेरा सर मेरा मेरा मुझे ऑब्जेक्टिव सेट करने दो कि यार मैं आपने क्या उस किताब की प्रैक्टिस के लेवल पर आप उस किताब के 100% पर हो, ये मुझे बताओ, यस या नो। नहीं है सर सर लेकिन आपकी बात के अंदर थोड़ी सी बात ऐड करता हूँ, मेरी बात सुनिए सर। असल में प्रॉब्लम ये आ रही होती है कि हमें हमारा हायरार्की वर्क नहीं पता होता कि हम जो चीज़ कर रहे हैं उसको हमें डिप्लॉय, सर ट्रूली बात कर रहा हूँ, यार आप Q2 के अंदर तक देखिए आप बार बार जनरलाइज क्यों कर रहे हैं, आप जनरलाइज क्यों कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप इस पे स्पेसिफिक मुझे रीजन दें, क्या आप उस किताब के 100% पे रिस्पॉन्सिबल हैं हम या मैं नहीं है। हूँ मैं रिस्पॉन्सिबल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ क्या आप उस किताब के 100% पे हैं या नहीं है। नहीं है सर। नहीं 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 है ना, तो सबसे पहला चीज ये है, जो आपका सबसे प्राइमरी टास्क है वो ये है कि आपको उस किताब के 100% पे होना है। आप उसमें बताएं कि अगर कोई सर नहीं हो असल पा में रहा तो वो 100% तक क्यों नहीं हो जाने पा के रहा। लिए सर अपने माइंड के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो जैसे कि आज सर आप हैं हमारे साथ बिल्कुल कम्युनिकेट बिल्कुल हुआ है सर। नासिर से भी हम इसी तरीके से, मेरा तो रहा है रब्ता उनसे सर। अब जैसे कि जहाँ ये गैप आता था ना, अब मिसाल की बात है टेंसर फ्लो की पास्ट पार्टास की की नहीं बात नहीं पाएगी। करो, अभी क्या हो सकता है। अच्छा आपको करंट की चलें सर, सब अब छोड़ दिए, मुझे करंट पे बताओ आ कि जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, देखो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी सबसे पहला काम है जो बड़ा ही स्पेसिफिक और बड़ा ही क्लियर है कि आपको डीप लर्निंग की जो किताब है उस किताब के हिसाब से आपके पास उस किताब की लेवल तक 100% नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपसे बोलूँगी यार ये वाली चीज़ किताब में कहाँ और कैसे हो रही है, आप मुझे जी बताएंगे। सर ये कर लेंगे। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है ना। तो सर ठीक है सर आपका जो पॉइंट है वो ये है कि किताब, आप जो बार बार किताब का कह रहे हैं कि किताब का हमें जो 100% होना चाहिए वो एक अलग चीज है, और जो रियल लाइफ का है वो एक अलग चीज है। तो नहीं पहले तो अलग हम नहीं है, अपने जो किसने कहा कॉन्सेप्ट ये नहीं अलग है। नहीं 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 सर, ये नहीं कह रहे हैं सर, ये कह रहे हैं नहीं कि पहली बात तो अगर मैं इनको आप क्लियर कर पहले दूं, किताब की ग्रिप तो अपने हाथ में रखो, देन उसके बाद आप एक्सपर्टीज या प्रैक्टिस की तरफ आओ। जब आप ग्रिप अच्छा में ही नहीं दूसरी होगे। जी सर अच्छा आप कहिए। दूसरी चीज ये है कि मुझे ये आप लोगों ने कैसे अंदाजा लगाया कि वो किताब और रियल लाइफ अलग अलग चीजें हैं। यार जो किताब में लिखा है वो भी सेम ही है उसमें, सर मतलब रियल लाइफ के किताब प्रोजेक्ट्स में क्या तो देखो हम होते हैं। एग्जांपल कॉपी दो ना। नहीं 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 किताब सर में सर हम सर कॉपी सर पेस्ट सर करते हैं सर, सर किताब एक में छोटी सी कॉपी चीज। पेस्ट करते हैं हम। नहीं नहीं वो रियल आपका लाइफ में तो अरे भैया 2 मिनट 1 मिनट रुको सर। असल में पता है अच्छा मैं कह रहा था जो पहले बात सुन लो मेरी बात सुनो ना। मैं 5 मिनट के लिए ड्रॉप ऑफ हो रहा हूँ, ठीक है, बल्कि 3 मिनट के लिए। आप लोग पहले आपस में डिस्कस कर लो, पहले ये डिसाइड कर लो कि यार आपके पास किताब की 100% वाला सवाल तो खत्म हो गया ना। अब आप ये देखो कि आप लोगों को यूं अगर ये लगता है कि किताब और जो है वो रियल लाइफ चीजें अलग अलग हैं, जिसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, तो आपस में डिसाइड कर लो, क्वेश्चन रेडी कर लो। 5 मिनट के बाद मैं काम करके आ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको ये साबित कर दूंगा कि किताब और रियल लाइफ एक ही चीज है। ठीक है सर मैं एग्री हूँ, किताब और रियल लाइफ ठीक एग्री। है, जो बाकी लोग नहीं है उनसे आप डिस्कस कर ले। 5 मिनट के लिए मैं ड्रॉप ऑफ हो रहा हूँ। नासिर भाई आर यू देयर। यस सर मैं बैठा हूँ सुन रहा हूँ। बस ठीक है, ओके। अच्छा यार कोई मेरी बात सुनेगा? हाँ सुना सुनाओ है सर, सब सुनाओ सुना। अच्छा भाई, काफी टाइम से बोलने की कोशिश कर रहा था, फाइनली मौका मिल गया। खैर भाई यार किताब के अंदर जो है ना यार सारी देखो रियल लाइफ एग्जांपल्स ही हैं। मैंने काम किया ना इसके ऊपर, एआई के ऊपर, कुछ रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पकड़े थे तो उसके ऊपर, उसमें सीन यही है। आप देखो फॉर एग्जांपल आपको आरएनएन का पढ़ाया हुआ है, ठीक है, अब आपको उसमें बताया हुआ है प्रिडिक्शन का कि कैसा प्रिडिक्ट होगा। आप चैप्टर 9 के अंदर देखोगे ना फंक्शनल एपीआई, उसके अंदर शायद इन्होंने एक बुक ट्रेन की हुई है। खैर मैं बुक को इतना ज़्यादा रेफर नहीं करता क्योंकि जाहिर सी बात है अब एक ही चीज़ में स्पेशलाइज नहीं होना। जैसे कि हमें स्टार्टिंग में ही बताया था इसके कोर्स के कि अगर आप एक स्पेसिफिक डेटा लेके उसको बार बार रन कर दोगे थोड़े से अमाउंट का डेटा, तो वो ये है कि स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उसके अंदर जनरलाइज नहीं होगा। आप जनरलाइज जब तक नहीं होगे जब तक आप खुद से कोड नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल अब आप जितना हो रहा है उतना करो, ये नहीं है कि आप पूरा अपना कि यही एक ही। आप फॉर एग्जांपल किसी को नहीं आ रही ना कोडिंग, वो गिटहब पे जाए, वहाँ से कोई प्रोजेक्ट्स उठाए, केरास के उठाए, ये नहीं बोल रहा टेंसरफ्लो पे जाओ, अगर टेंसरफ्लो नहीं आता तो सिर्फ केरास के प्रोजेक्ट्स उठाओ, ठीक है। उसके अंदर ये है कि अपनी चेंजेस करो, अपनी इम्प्लीमेंटेशन करो, कोई कोड चेंज कर दो, कोई लाइन चेंज कर दो, डेटा चेंज कर दो। ऐसे करते करते ना इम्प्रूव होते रहोगे टाइम टू टाइम। अच्छा अनस भाई आप हमें ये बता सकते हैं कि आप किस बुक की बात कर रहे हैं, फंक्शनल एपीआई वगैरह, वो किस बुक की बात कर रहे हैं? अच्छा दादा एक बात बोलूं, डीप लर्निंग विद पाइथन।
अच्छा नहीं दादा, आपकी बात बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल ट्रूली सही कह रहे हो, लेकिन यार एक बात है, एक छोटी सी बात ऐड कर रहा हूँ। हम मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुक अलग है या रियल लाइफ अलग है। जब हम कुछ सीखेंगे तो ही हम डिप्लॉय कर सकेंगे, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, हमारा पूरे तरीके से एक प्लान होता है ना कि यार इस स्टेप के बाद ये, इसके बाद ये, और हमें डिप्लॉयमेंट की तरफ यहाँ तक आना पड़ेगा। हम शायद जो गैप आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि हमें पता नहीं है कि हम किस लेवल तक हमें जाना है। जब तक हमारा टोटल ऑब्जेक्ट हमें पता नहीं होगा कि अगर हम पांडास भी पढ़ रहे हैं तो पांडास को हमें सिर्फ, चलो कुछ भी नहीं करो, एक पांडास पकड़ो और उसके ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं और उसकी हम रियल लाइफ एग्जांपल को कहाँ कहाँ तक यूटिलाइज कर सकते हैं और डिप्लॉय उसको कैसे लेके जा सकते हैं, यूजर इंटरफेस तक उसको कैसे लेके जाया जा सकता है। अच्छा इस बच्चों, जगह पे आके मेरी बात पढ़ते सुनो, हैं। मेरी बात सर सुनो, देखो। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। अरे एक बात बोलो सर। जी जी बोले। सर लाइक एज फार एज नॉलेज इज कंसर्न, तो लाइक हमारा सरफेस नॉलेज तो है, मतलब हमने बुक पढ़ी है जो भी है, तो लाइक अगर कोई प्रोजेक्ट्स अगर हम करते भी हैं स्टार्ट करना, तो हमें थोड़ा सा भी पुश चाहिए होगा। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में तो सभी कर पाएंगे अगर थोड़ा सा, अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ कि अच्छा, हम हमेशा, जी बोले बोले। यार सर को बोलने दो भाई। यार सर को बोलने दो यार। चलो ठीक है ठीक है। अच्छा, मैं इसमें ये बात कह रहा हूँ कि हमने देखा सर भी काफी सीनियर आदमी हैं और सारे लोग जो है, और ये उनका एक्सपीरियंस भी है और हम भी इसी चीज को फॉलो करते हैं और ये बात समझ में भी आती है कि अगर आपको किसी चीज को पढ़ना है तो उसकी किसी एक किताब को पकड़ के पहले पूरा खत्म कर दें आप, ठीक है। जब आप एक बुक से एक्सपर्टीज ले लेते हैं ना, उस बुक की तमाम नॉलेज, या तमाम नहीं, मैं कहता हूँ 50-60% नॉलेज भी आपके पास 70% भी आ जाती है, अच्छी तरह से आ जाती है, तो फिर आप डाइवर्जन जो है ना अपना, उसकी रेफरेंस किताबों की तरफ जाएं। अच्छा, अब क्योंकि वो आप पहली बार टॉपिक सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं ना। अच्छा, एक तो बात ये है कि बुक, और ये जो हमारी जो कोर्स वाली बुक थी डीप लर्निंग वाली, इसके अंदर वाकई बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल थी। आप यकीन करो कि आप कोई सी मशीन लर्निंग की एआई की बुक उठा दो और आप एक सफा पढ़ने के बाद बोलोगे ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्या हो रहा है, समझे। ये एक किताब इतनी शानदार थी, इतने टू द पॉइंट बात की थी, इसमें कोई उसने जो है ना बड़ी बड़ी मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स जो है शामिल नहीं करी, डायरेक्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लिए, नेटवर्क्स बनाए और बन करके दिखाया और काम कराया, जस्ट जैसा डेवलपमेंट लेवल पे काम होता है। क्योंकि एल्गोरिदम लेवल पे हमें जानने की जरूरत नहीं है डेवलपमेंट लेवल के पीछे एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है। एक बड़ा अच्छा काम था। उसमें किसी लोगों ने कहा अभी जैसे कि भाई हम पढ़ तो लेते हैं, हमारी सरफेस नॉलेज होती है, सतही नॉलेज होती है। देखो उसमें आप लोगों की एक वीकनेस ये है कि आप लोग जो है जो कुछ पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, उसके अंदर उसको अपने एफर्ट्स को मल्टीप्लाई नहीं कर रहे होते ऑन द स्पॉट। अच्छा, ये मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे इन्होंने कहा अभी पांडास का काम है, कैसे करें क्या करें। आपने पांडास पढ़ी हुई है, आप यकीन करो आपने पूरी पांडास पढ़ी हुई है, लेकिन आपने कभी भी कैगल से डाटा सेट उठा के उस पर पांडास अप्लाई नहीं करी, ठीक है। अच्छा, ये करनी चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि कोई टीचर ही, कोई मेंटोर ही आपको बोलेगा कि यार ये काम करो। जब आपका एक शौक है कि यार मुझे जो है ना डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट बनना है, तो आप देखोगे यार कैसे काम हो रहा है। वहां पर नोटबुक्स डाटा सेट पे बनी बनाई पड़ी है, वही उठा लो, उसको कॉपी करो, तो आपको पता चलेगा यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं, इस फंक्शन को यूं भी यूटिलाइज कर सकते हैं, यूं भी कर सकते हैं, और आपको करेंटली ये पता चलेगा कि यार लेटेस्ट ट्रेंड मार्केट में जो है ना वो चल किस तरह, लोग किस चीज को ज्यादा जो है यूटिलाइज कर रहे हैं। आया भाई सारे लोग ही डीप लर्निंग में काम कर रहे हैं या कुछ मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क भी काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। कम्युनिटी को ज्वाइन करो कि यार कोई डीप लर्निंग कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो जहाँ डीप लर्निंग पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, रिसर्चर जो है ना सारे लोग हों, उस कम्युनिटी को ज्वाइन करो। ताकि देखो अच्छा, इन सारी बातों का खुलासा ये है कि सबसे पहले जो है वो आपने टारगेट फोकस करना है अपना, कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा एम क्या है। अगर एम क्लियर नहीं है तो फिर आप इसी तरह जो है ना जिग-जैग चलते रहोगे, कभी ये पढ़ते रहोगे कभी वो पढ़ते रहोगे। और जब आपने सोच लिया एक बार कि यार अब मुझे डीप लर्निंग में ही मास्टरी करनी है, मुझे डीप लर्निंग के ही प्रोजेक्ट करने हैं, मुझे सारी चीजें करनी, अभी हमने ये कंपनी के बारे में सोचा तो हमने ये नहीं कहा कि हम कोई सॉफ्टवेयर हाउस बनाएंगे, वेब डेवलपमेंट बनाएंगे और ये करेंगे, हम सिर्फ एआई के प्रोजेक्ट करेंगे और कोई सॉल्यूशन हम देंगे ही नहीं। तो टारगेट को अपने जहन में रख के फोकस करके उसकी तरफ बढ़ो।
ठीक है ना, कि यार पहला स्टेप ये हो गया, अगला स्टेप ये हो गया। हमारे साथ ये होता है कि हम शुरू में बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना हम डीमोटिवेट होके इधर उधर चले जाते हैं। फिर हमें थोड़ा जोश आता है, हम थोड़े से मोटिवेटेड होते हैं, फिर चले जाते हैं। आपको करना ये चाहिए, अभी भी वो इतना कोई बुरा वक्त नहीं है, आपने अच्छा खासा पढ़ा हुआ है, सिर्फ चीजें भूल गए हैं या थोड़ा सा जो है ना वो आप पॉइंट से हट गए हैं, और डुअल दो तरीकों पे चलेंगे तो परेशान ही रहेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो एआई भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग वेब डेवलपमेंट भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग डेटाबेसेस भी पढ़ रहे होंगे। जब वो इस तरह से चलते हैं ना, पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को बड़ा क्लियर रखें कि व्हाट आई हैव टू बी विद इन 6 मंथ, सही बात है, ये बिल्कुल सही बात कहाँ रीच करना है। लेकिन अगर आप कहेंगे नहीं यार, अगर डीप लर्निंग नहीं हुआ तो मैं वेब पढ़ लूंगा, वेब नहीं हुआ तो मैं डेटाबेस पढ़ लूंगा, इस तरह चलेंगे तो कुछ भी नहीं पढ़ पाएंगे। आप पढ़ें, लेकिन जो आपका फोकस, प्राइमरी फोकस है वो ये कि मैंने मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, डीप लर्निंग इंजीनियर बनना है, उसके लिए मुझे क्या क्या स्किल चाहिए वो आपको मालूम होनी चाहिए। कि मेरे आश्रय पे ना बैठे, अनीस भाई के आश्रय पे ना बैठे, या किसी और के आश्रय पे ना बैठे कि वो बताएगा तो हम करेंगे। नहीं यार, ये आपको सारी दुनिया की चीजें आप सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, हर जगह आप होशियार हैं, हर मामले में होशियार हैं। व्हाई डोंट यू सो क्लेवर इन योर स्टडीज कि भाई मैं इसका भी प्लान करके रखूं कि मुझे ये चीजें करनी है और उस टारगेट को अचीव करना है। उसके लिए रेलेवेंट कम्युनिटी ढूंढें, दोस्त बनाएं, सारे चीजों को जाएं देखें, तो इस तरह फिर रास्ता खुलता है, इस तरह रास्ता खुलता है, घर बैठ के और परेशान होके नहीं खुलता। ठीक है। अच्छा यार नासिर भाई, अनीस भाई, इतनी देर से मैं आप सबकी माशाल्लाह सुन रहा हूँ और सिर्फ बहस ये चल रही है कि करें कैसे ना, रियल वर्ल्ड अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने एक चीज़ सीखी है ना, उसको आप जितनी जगह या मुख्तलिफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, करें। मैं एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आपने CNN का सीखा, CNN से कितने सारे आप मॉडल ट्रेन कर सकते थे, कैट एंड डॉग के ऊपर, ऑरेंज और एप्पल के ऊपर, इस तरह की बेशुमार चीज़ें थी। कि आप में से किसी एक ने ये काम किए कि रियल वर्ल्ड डेटा उठाया हो, उसको आपने वेक्टराइज किया हो, उसके ऊपर मॉडल आपने ट्रेन किया हो, तो जिंदगी भर एक्सक्यूज देना ये सबके लिए रहेगा। लेकिन हमें ये स्टेप लेना होगा कि आप जो भी सीखें ना, एक चीज़ सीखें, उस चीज़ से आप मैक्सिमम जितने सॉल्यूशन सॉल्व कर सकते हैं वो करें, कोशिश करनी। अच्छा, फिर बात करें तो डीप लर्निंग सिर्फ डीप लर्निंग नहीं है, रियल वर्ल्ड में हम बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हैं। देखिए, मैंने डीप लर्निंग सीखी थी UBL में एज अ डेटा साइंटिस्ट। जब मैंने ज्वाइन किया, मैंने क्लस्टरिंग के ऊपर भी काम किया, मैंने क्या नाम है प्रोपेंसिटी मॉडल के ऊपर भी काम किया। तो जब आपके ऊपर चीज़ें पड़ती हैं ना, आपको पता होती हैं, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। तो आप जो मार्केट के अंदर प्लेस हैं लोग, उनसे कनेक्ट हों और उनसे कहें कि हमें कोई डेमो प्रोजेक्ट दें जिनके ऊपर हम वर्क करना स्टार्ट करें। जी अनीस भाई, ओवर टू यू। अच्छा, तो अब हम दोबारा आ जाते हैं फोकस पर कि हमारा जो स्टार्टअप कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये एरिया ऑफ वर्किंग है जो आप लोग अपने सामने देख लिया है। ठीक है। अच्छा, इसमें एक जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि भाई हो सकता है कि आपने जब डीप लर्निंग पढ़ ली हो तो आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो इस एरिया पे काम नहीं करना चाहते हो, उनके लिए कोडिंग करना जो है वो प्रॉब्लम है, वो इस एरिया पे भी काम नहीं करना चाहते हो। ठीक है, वो इस एरिया पे भी काम नहीं करना चाहते हो, इस एरिया पे काम करना नहीं चाहते हो, लेकिन वो शायद इस एरिया पे काम करना चाहते हो। ठीक है, वो शायद इस एरिया पे काम करना चाहते हो, तो वो अपने स्किल्स जो हैं वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि सर मैंने जो है वो डीप लर्निंग पढ़ी हुई है, मुझे टर्मिनोलॉजी आती है, मैं समझ सकता हूँ कि CNN का मतलब क्या है। ठीक है, तो लेकिन मुझे कोडिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि आप मुझे एक प्रोजेक्ट देंगे अगर, तो मैं उसको टास्क में ब्रेक करके वो लोगों से काम करा सकता हूँ, उसको फॉलो अप ले सकता हूँ। ठीक है, और वो जब कंप्लीट हो जाए तो उसको फिनिश में डाल सकता हूँ। जब वो इनकम्प्लीट हो तो मैं लोगों से पूछ सकता हूँ कि भाई ये क्यों इनकम्प्लीट है, मैं उसके ऊपर अलर्ट रेज करा सकता हूँ, मैं उसके जो रीज़न है इनकम्प्लीट होने के वो सेटल कर सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि हमारा जो इस वक्त प्रोजेक्ट का करंट फ्लो चल रहा है उसमें हम कहाँ तक कितना जो है वो फिनिश कर सकेंगे। तो ऐसे लोग भी जो है वो हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं। इसी तरह एक बंदा ये कहता है कि सर मुझे जो है
ये वाला एरिया मेरा जो है वो बड़ा अच्छा है। मैं लोगों से आके मिल सकता हूँ, उनसे जाकर उनकी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर सकता हूँ और उसको मैप उनको आपसे जाकर मिलवा सकता हूँ और आप जो है वो उनको सोल्यूशन डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह जो है यहाँ पर जो है मैं एक चीज लिखना भूल गया, ये है कि जो इसमें सबसे पहले मैं लिखना चाह रहा था बिजनेस लिस्ट से भी पहले, कि वो था सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन नहीं था, आइडियाज क्रिएशंस और सॉल्यूशंस। ठीक है, मिसाल के तौर पर कुछ लोगों को जो है वो ये होता है कि भाई उनसे कोडिंग वोडिंग नहीं होती, टीम भी मैनेज नहीं कर सकते, लेकिन वो नए नए आइडियाज़ लेकर आ सकते हैं कि सर हम ये भी कर सकते हैं कि एक कैमरा लें, उस कैमरे में से तस्वीर निकालें और उस तस्वीर की मदद से हम क्लासिफिकेशन करके बताएं कि इस रास्ते में या इस दुकान के ऊपर ख़वातीन ज़्यादा आती हैं या आदमी ज़्यादा आते हैं, और उसके बाद हम इस दुकान वाले को बताएं कि देखो यार अगर तुम हमारी ये सोल्यूशन ले लोगे तो तुम्हें ये आइडिया हो जाएगा कि तुम्हें कौन से लोगों के लिए चीज़ें ज़्यादा रखनी है या कौन से लोगों को फैसिलिटी ज़्यादा देनी है। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने जो है वो एक फैमिली, एक रेस्टोरेंट ने जो है वो फैमिली हॉल बनाया हुआ है, उस फैमिली हॉल के अंदर उसने आधा फैमिली हॉल बनाया हुआ है और आधा जो है वो सिर्फ जेंट्स के लिए हिस्सा बनाया हुआ है। तो फैमिली हॉल की जो ऑक्यूपेंसी है वो हार्डली 60% रहती है, जबकि जेंट्स की जो ऑक्यूपेंसी है वो ओवर 100 हो जाती है। तो उसको चेंज करने की ज़रूरत है कि वो अपना फैमिली हॉल को रिड्यूस कर दे। अब इसके लिए हम उसको कैमरे वाली सॉल्यूशंस जो हैं वो दे रहे हैं, या उसी हिसाब से वो अपने लोग, जैसे मिसाल के तौर पर फैमिली हॉल में ज़्यादा रश लगा हुआ है तो वो लोगों को ज़्यादा डिप्लॉय कर सके। अब होगा ये कि आपका जो बॉस है वो अपने कैमरे की मदद से उसको अलर्ट देगा कैमरा कि भाई कहाँ पर जो है वो कस्टमर का रिटेंशन ज़्यादा है, वहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत ज़्यादा है। इस तरह के वो आइडिया जो है वो हमें निकाल के दे और उन आइडियो के ऊपर हम काम करें। ठीक है सर, एक्सक्यूज मी सर, इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जैसे आपने आइडिया क्रिएशन की बात की, इसी तरीके से मेरे पास भी एक आइडिया था कि फ़ोन डिटेक्शन के लोग जैसे ऑफिस में होते हैं, एम्प्लॉयज़ फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन बनाया जाए। और उसके लिए मैंने एक सोल्यूशन योलो के ज़रिए, आपने क्लासिफिकेशन की बात की, CNN और योलो के थ्रू मैंने उसको बना भी लिया, तो अब वो माशाल्लाह से जो है अप्रूव्ड हो गया है। तो सर ये मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था कि जैसे आपने बताया, बस तो सही है, जबरदस्त। अब जैसे आपका ये सॉल्यूशन है, आपका ये आइडिया है, ये ना सिर्फ उस फोन डिटेक्शन से है, जबकि हम इसको किसी नेक्स्ट लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, या आप खुद भी नेक्स्ट लेवल पे जैसे जा सकते हैं कि यार आपने, मैंने ये योलो पे कर लिया, अब नेक्स्ट लेवल ये हो सकता है कि आप जो है वो अपने टेलीफोन एक्सचेंज के अंदर एज अ राउटिंग सिस्टम के तौर पर ये यूज़ करें। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने कॉल की, आप वो बंदा जो है बजाय ये कि कोई ऑपरेटर भेजे, वो बंदा जो है वो उसकी बात सुने और बात सुनने के बाद डायरेक्ट जो है वो उस बंदे के बाद भेज दे। अभी मैं एक बैंक में फ़ोन करता हूँ, वो मुझे 50 ऑप्शन देता है कि इससे बात करनी है तो ये दबाएं, इससे बात करनी है ये दबाएं, उससे बात करनी है वो दबाएं, उससे बात करनी है वो दबाएं। मैं आखिरी में जाकर ये दबाता हूँ, फिर वो कहते हैं अच्छा इससे बात करनी है ये दबाएं, इससे बात करनी है वो दबाएं। एक ये कि जी मैंने बोला कि यार मुझे जो है ना वो अपना बैंक का जो कार्ड है वो काम नहीं कर रहा। अब वो मेरी बात सुने और बात सुनने के बाद जो है वो ये भी समझ ले कि यार इसने उर्दू बोली है, तो उसको ये पूछने की जरूरत नहीं कि आपको इंग्लिश में बात करनी है उर्दू में बात करनी है, और ये भी समझ ले कि यार इसको जो है वो ब्रांच के किसी बंदे से बात करनी है, ये क्रेडिट कार्ड वाला बंदा नहीं है, तो वो मुझे वहां पे ले जाए, बोले यार 1 मिनट होल्ड करें, फटाक करके ले गया। तो अब मेरा और उस पूरे सिस्टम का 2.5 मिनट बच गया। बाकी लोग हमारे साथ हैं, हम सिर्फ दोनों ही बहस कर रहे हैं, बाकी सो गए जाकर। सर एप्लीकेशन नहीं सर, सुन रहे हैं सर। ठीक है, तो सर एक और भी प्रॉब्लम है, सर एक और भी प्रॉब्लम है जो जो है ना बहुत उस पर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो है ना सॉर्टिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो वो भी जो सर आइडिया तो है कि उसको जो है ना एआई के थ्रू वीडियोस के थ्रू हम सॉर्ट आउट वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज फ्रूट्स की ग्रेडिंग, फ्रूट्स की सॉर्टिंग जो है ना उस पर जो है ना मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है ना लगते हैं। अगर हम ये जो है ना मशीन के थ्रू जो करेंगे ना तो हमारी बहुत सारी बचत वगैरह हो जाएगी। हाँ देखो, लेकिन अब इसके अंदर, हाँ बिल्कुल, इसके अंदर जैसे मैंने अपनी कॉम्पिटेंसी फॉर्म के अंदर जो ये चीज़ लिखी थी कि यार उसके लिए हमें थोड़ा सा हार्डवेयर वाले चाहिए ना। हमारा जो कंप्यूटर साइंस वालों का जो एक जो लो एरिया है वो इसके अंदर है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मुझे अगर कोई ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में या इंजीनियरिंग के अंदर काम किया हुआ हो उन्होंने,
ठीक है। तो अगर हमें कुछ ऐसे बंदे मिल जाते, और उम्मीद है कि हमारे इस पूरे ग्रुप में कोई ना कोई ऐसा बंदा होगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इंजीनियरिंग के अंदर किया हुआ होगा, हार्डवेयर वगैरह पे होगा, तो हम जो है इस तरह के रोबोटिक आर्म्स वगैरह जो है वो मंगवा सकते हैं चाइना से, और उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करके और उसके ऊपर ये रिसर्च कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे आने वाले दिनों के अंदर हमारे पास जो है वो 2 तरह के हमारे पास प्रोजेक्ट हैं। जी सर। सर हार्डवेयर पे सर काम किया हुआ है, हार्डवेयर पे मैंने भी काम किया हुआ है। है बस हार्डवेयर। जबरदस्त। तो आप लोगों ने अपनी कॉम्पिटेंसी में फिल कर दिया था ना? जी सर। बस ठीक सर है। मैंने वो अच्छा। थोड़ा ऑब्जेक्ट कलेक्शन भी किया था लैपटॉप पे कैमरे से, लेकिन उसमें ज़्यादा मुझे कमांड नहीं है। जैसे ठीक रास्पबेरी है, पाई देखो से इसके थोड़े बहुत कमांड आहिस्ता आहिस्ता आती है। कभी भी कोई भी काम ऐसा नहीं होता। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स है, ठीक है, वो जो इस वक्त बोइंग 747 उड़ा रहा होगा, तो आपके ख्याल में उसने इसको कितना टाइम लगा होगा उसको बोइंग 747 उड़ाने के लिए? 3 साल। 4-5 साल का कोर्स होता है इसका पूरा। 3-4 साल का तो सर। इसके अंदर, और उसने सबसे पहले कौन सा जहाज उड़ाया होगा? छोटा ट्रेनिंग सर, वाला छोटा बिना वाला। इंजन वाला। छोटा वाला ना, नहीं जिसको सेसना कहते हैं मेरे ख्याल से, ट्रेनिंग के लिए यूज होता है। उसको डायरेक्ट 474, लेकिन अगर वो सेसना नहीं करता, वो 3 साल नहीं लगाता, तो वो 747 नहीं उड़ा सकता ना। तो अगर आपने एक छोटा बहुत भी हार्डवेयर पे काम किया हुआ है, थोड़ा बहुत भी हार्डवेयर पे काम किया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता आपको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ लिख भी रहा हूँ। सर मेरा एक सवाल था कि ये यहाँ पर भी आपने कोई उसका मशीन लर्निंग का कुछ नहीं लगाया था यहाँ पर, जैसे आपने बाकी चीज़ों का लगाया था ना कि डीप लर्निंग और ये वो, तो उसके अंदर फॉर्म के अंदर आपने उसका नहीं लगाया था मशीन लर्निंग का। और ये पीआईसी में भी सर मशीन लर्निंग की तरफ कुछ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई, मतलब कि वो जो मशीन लर्निंग होती है, जो प्योर मशीन लर्निंग होती है, जैसे जो साइकिल लर्न वगैरह के जरिए सीखते, तो वो उस तरफ क्यों नहीं जाते सर? उसकी मतलब कि वजह उसके यह अंदर है, ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो, सबसे पहली बात तो यह है कि आजकल 90% काम न्यूरल नेटवर्क पे हो रहा है। ठीक है। उसकी वजह यह है, मैं इसे एग्जांपल देता हूँ। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं? तुम्हें कोई आइडिया है? यस सर, वो बताओ। रिग्रेशन के होते हैं, रैंडम अच्छा, फॉरेस्ट मैं वही है, बता के रहा हूँ। अब नियरेस्ट देखो, नेबर है। हाँ देखो, अब मसला ये है कि जो रैंडम फॉरेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस न्यूरल नेटवर्क से बड़ी खराब है। ठीक है। इसी तरह उससे बेहतर न्यूरल नेटवर्क प्रूवन है। अब मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ रिग्रेशन की। आपको शायद पता होगा कि रिग्रेशन जो है वो न्यूरल नेटवर्क में भी यूज होता है नहीं होता? जी सर। होता सर। ठीक है। अब मैं आपको शायद वो मुझे एग्जांपल मिल जाए तो वो मैं आपको दिखा दूं। हाँ, ये आ गया ना, ये तस्वीर आपको नजर आ रही है? जी सर, आ गई। अच्छा, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अच्छा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है? उसका एक फंक्शन होता है, आपको पता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का? पता है ना सब आप लोगों को? जी सर। जी सर। सिग्मॉइड लगा देते हैं। हाँ, सिग्मॉइड कर लगा देते हैं। तो अब होता यह है कि जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है उसके अंदर क्या होता है, आपके पास इनपुट होते हैं, उन सारे इनपुट के ऊपर आप एक फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन से आपके पास आउटपुट आ जाता है, और वो वाला जो आउटपुट है, मैं इस पे इस पे चलाऊं, देखें, ये देख रहे हैं ना, इसमें फंक्शन भी आ रहा है। ये स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है? मैं देखता हूँ जी शायद ये सर। किसी अच्छी जगह खुल जाए। ये अब मेरे ख्याल से काफी क्लियर हो गई होगी ना, ये सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लॉजिस्टिक क्लासीफायर है, ये मशीन लर्निंग है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जो है वो सारे इनपुट दिए, इनपुट के ऊपर ये मैंने लॉजिस्टिक क्लासीफायर का फंक्शन लगाया। इस फंक्शन की जो डेट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सब यहाँ लिखी हुई है। ये देख रहे हो, ये लॉजिस्टिक का फंक्शन है, जब मैं मेरा माउस ओवर कर रहा हूँ। सही है। अच्छा, उसके बाद जो है मैंने उस फंक्शन निकाला, उसके बाद मैंने आउटपुट निकाला कि यार मेरी जो प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से वो y जो है वो 0 है या x है, और मेरा काम खत्म हो गया। यहाँ तक किसी को बात पूछनी है लॉजिस्टिक रिलेशन से? तो पूछ ले। नो सर। नहीं। अच्छा, अब सवाल ही पैदा होता है कि न्यूरल नेटवर्क के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ। न्यूरल नेटवर्क के अंदर मुझे अगर कोई लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला प्रॉब्लम है तो मैं ये जो लिखा है इन्होंने प्रोबेबिलिटी का, इसमें हाँ, यही मतलब है ना कि x गिवन है और फिर y 0 है, इसकी जी बिल्कुल। प्रोबेबिलिटी बताएं। जी बिल्कुल।
गिवन एक्स वाई की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, या मुझे शायद याद नहीं आ रहा कि गिवन वाई एक्स की प्रोबेबिलिटी बता रही है। अच्छा खैर, अब मैं क्या करूंगा, वो गिवन होता है। अच्छा, मैं ये कह रहा था, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे न्यूरल नेटवर्क के काम, ये मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि यार आप लोगों ने 1 साल डीप लर्निंग पढ़ा हुआ है, आप लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि जितने भी लोग जिन्होंने डीप लर्निंग नहीं पढ़ा हुआ सही से, यानी न्यूरल नेटवर्क नहीं पढ़े हुए सही से, वो हमेशा ये इल्जाम करते हैं कि यार आपको तो PIIC वाले बेवकूफ बना रहे। अब आप देखें न्यूरल नेटवर्क के अंदर मैं उसको कैसे मैप करूंगा, मैं क्या करूंगा कि इस पूरे के पूरे को उठाऊंगा और यहाँ पे ले आऊंगा। यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं पूरे के पूरे हिस्से को उठाऊंगा लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले को, और मैं कहाँ पे ले आऊंगा, यहाँ पे ले आऊंगा। अब ये मेरे न्यूरल नेटवर्क का एक, क्या कहते हैं इसको, न्यूरॉन बन गया। नहीं, ये एक न्यूरॉन बन गया है। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या, अच्छा सुन लीजिएगा आप जरा बड़े गौर से। अब मैं क्या करूंगा कि ऐसे जो है वो 4 न्यूरॉन लगा दूंगा मैं। 4 न्यूरॉन लगाने के बाद मैं उन चारों का जो है ना वो सम या एवरेज या मैक्स जो भी मेरी चाहिए, मैं वो यहाँ पर लाकर ऐड कर दूंगा, और ऐड करने के बाद आउटपुट के तौर पर निकल जाऊंगा। अब आपको फर्क पड़ता लग रहा है ना, यहाँ पर मेरे पास जो है वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन 1 मरतबा हो रही है, और यहाँ पर कितनी मरतबा हो रही है, 4 मरतबा। लेकिन लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पर भी हो रही है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ पर भी हो रही है, यहाँ पर भी मैं वही कर रहा हूँ, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पे मैं 4 मरतबा कर रहा हूँ, और मेरे पास ये एक्यूरेसी आएगी फिर। अच्छा, मेरे पास ये भी अपॉर्चुनिटी है, इन चारों के अंदर फंक्शन भी चेंज कर सकता हूँ। मतलब चारों के अंदर, क्योंकि डेटा जो है वो मेरा रैंडमली पिक हो रहा है या डिफरेंट तरीकों से पिक हो रहा है, तो चारों के अंदर जो है जो भी डिफरेंस आएगा उसकी एक्यूरेसी यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर मुझे मेरा दिल नहीं भरा तो मैं इसमें एक और लेयर लगा सकता हूँ, जबकि यहाँ पर जो है ये एक ही चीज है। अब इसके अंदर ये हो सकता है कि आप इस न्यूरल नेटवर्क को देखते हुए, एक बंदा है उसको मशीन लर्निंग का एक्सपर्ट है, वो चालाक भी है, उसने क्या किया, न्यूरल नेटवर्क देखा, और देखने के बाद अपने इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर क्या किया, इसके ऊपर लूप बनाया, और लूप बनाने के बाद इसको 4 मरतबा चला दिया, और 4 मरतबा चलाने के बाद इसका जो रिजल्ट था वो एवरेज कर लिया या मैक्स कर लिया, और उसने बोला यार जो काम तुम कर रहे थे वो तो मैं भी कर रहा हूँ। लेकिन हमारे में फर्क ये है कि क्योंकि हम एक आर्किटेक्चर के जरिए काम कर रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें अच्छी हो गई हैं। हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको मल्टीपल जगहों पे चला सकते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर 8 या 9 में पढ़ा था कि हम आधा जो है वो एक जगह बना लें, एक आधा जो है एक जगह चला लें, पैरेलल चला लें, TPU और GPU की सपोर्ट मिल रही है हमें। ये सब चीजें हैं जो आपको न्यूरल नेटवर्क दे रहा है, जो आपको नॉर्मल मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम नहीं दे पाते। जब भी तो लोग डीप लर्निंग पे मूव है ना। और भी सर कि मतलब फंक्शन चेंज कर सकते हैं, तो वो लूप के अंदर तो वो कहानी नहीं हो सकती ना कि हर बार में फंक्शन चेंज करे वो। ये मैंने कल ही लोगों को बताया कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर एक बच्चा है, उसको आप स्कूल भेजते हो, सही है, जब वो पूरा साल पढ़ लेता है फिर वो इम्तिहान दे देता है, फेल हो जाता है, फिर दोबारा स्कूल भेजता हो, वो 4 साल तक पढ़ रहा है। एक ये है कि आपने एक बच्चे को सुबह स्कूल भेजा, शाम को ट्यूशन भेजा, उसके बाद जो है वो उसके अब्बा ने भी पढ़ाया, और आखिरी में स्कूल में बैठकर उसने एक दोस्त से भी पढ़ा, तो जाहिर सी बात है उसकी पढ़ाई ज्यादा अच्छी हो जाएगी ना। क्या ख्याल है? जी सर, लेकिन इसके अंदर ये है ना कि क्या नाम है, हम इसको मशीन लर्निंग, आखिरी बात बता दूं फिर मैं आपका सवाल लेता हूं। इसका मतलब सिर्फ ये मैं बताना चाह रहा था कि यार देखो, न्यूरल नेटवर्क जो है वो मशीन लर्निंग का दुश्मन नहीं है। न्यूरल नेटवर्क ये कर रहा है कि वो मशीन लर्निंग की रिग्रेशन है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, क्रॉस एंट्रोपी है, XGBoost है, ये सारे के सारे जो एल्गोरिथम है इनको लेता है और इनको अपने हिसाब से लेयर में प्रोसेस करके ज्यादा अच्छी इफिशिएंसी दे देता है। आपने देखा होगा शायद चैप्टर 2 या 3 में हमने XGBoost भी इस्तेमाल किया है, नासिर भाई, है ना? नहीं, XGBoost इस्तेमाल नहीं किया हमने उसको हमने क्लासिफिकेशन में कहीं क्या किया था XGBoost को? मेरा नहीं ख्याल हमने इस्तेमाल किया, उसको पढ़ा, उसके बारे में इस्तेमाल नहीं किया हमने। इस्तेमाल नहीं किया था। अगर नहीं भी किया तो बहुत ही आसान है, बैगिंग और क्या नाम है बूस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर आप इसकी API पे जाएंगे टेंसरफ्लो की, तो आपको लगेगा कि आप जो है वो जितने भी बेसिक मशीन लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स हैं वो डीप लर्निंग के अंदर यानी न्यूरल नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल करते हैं और कर सकते हैं। यानी मैं XGBoost जो है उसका फंक्शन में यहाँ पे लगा सकता हूँ।
ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी। तो न्यूरल नेटवर्क असल में जो है वो मशीन लर्निंग के एडवांस फॉर्म है, जिसके अंदर हम जो है वो लेयर स्टाइल के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर वो तमाम चीजें, जैसे इसके अंदर जो ऑप्टिमाइजर्स हैं, इसके अंदर जो डिस्टेंस मेजरमेंट है, वो सारे के सारे वही जो मशीन लर्निंग में। फर्क ये है कि हम यहाँ पर मल्टीपल लेयर में करते हैं। मशीन लर्निंग के अंदर ये एक बार अगर आपको शायद याद होगा कि हमने जो है वो चैप्टर 3 में या चैप्टर 4 में जो 3 एग्जांपल थी, उसमें से एक कौन सी थी? रिग्रेशन की नहीं थी क्या? रिग्रेशन थी, है ना? आरएमएस प्रॉप से किया था वो। हाँ, आरएमएस प्रॉप से किया था। तो बताने का मकसद ये है कि ये हमें अपने जहन से ये चीज निकाल देनी चाहिए कि हम अगर डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं तो हम मशीन लर्निंग के अगेंस्ट जा रहे हैं। हम मशीन लर्निंग के अगेंस्ट नहीं जा रहे, हम मशीन लर्निंग के एडवांस पे जा रहे हैं। यानी बिल्कुल ऐसे ही है कि भाई एक बंदा है वो कार चलाता है, अब कार जो है वो ऑटोमेटिक हो गई है, सही है? तो क्या वो उसके अंदर कार की बाकी सब चीजें खत्म हो जाएंगी क्या? आप ये कहना चाह रहे हैं कि भी ऑटोमेटिक कार ही नहीं है, या उसके अगेंस्ट में नहीं, ऑटोमेटिक उसका एडवांस वर्जन है। इसी तरह अगर ड्राइवरलेस कार आ गई तो कार तो रहेगी ना वो। सही है ना? अब जैसे एक बहुत सारी गाड़ियों में एक अभी भी अवेलेबल है, उसको कहते हैं क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल ये होता है कि जब आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, जैसे सुपर हाईवे पे जा रहे हैं आप सुपर हाईवे के ऊपर बहुत देर तक, या मोटरवे पे जा रहे हैं, हाईवे मैंने गलत बोल दिया, मोटरवे पे जा रहे हैं। मोटरवे पे बाजों का दिया होता है दिन के वक्त, आम वर्किंग डे के अंदर अगले 100 किलोमीटर तक बीच में कोई बंदा ही नहीं होता। तो आप क्या करते हैं कि आप क्रूज कंट्रोल का जो है वो बटन दबा देते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका स्टीयरिंग जो है वो लॉक हो जाता है, ब्रेक जो है वो ऑटो पे चले जाते हैं, सेंसर काम करना शुरू कर देते हैं। वो एआई नहीं है, ड्राइवरलेस नहीं किया हुआ, वो चलना शुरू होता है। जैसे कोई इशू आएगा उसकी स्पीड खुद ब खुद ही ग्रेजुअली कम हो जाएगी और आपको अलर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आप फौरन जो है वो जो है ना कंट्रोल ले लोगे। हवाई जहाज के अंदर भी होता है, सब में होता है। अब तो अडेप्टिव हाँ, क्रूज कंट्रोल भी आ गया है ना? सामने वाली गाड़ी की स्पीड को जो है वो देखकर अपनी स्पीड एडजस्ट कर लेता है ना? तो अब इसका बताने का मकसद ये है कि ये एडवांस फॉर्म है कार की। इसका मतलब ये नहीं है कि अब हम उन गाड़ियों के अगेंस्ट में, एक बंदा अगर हमें जलील कर रहा है कि अबे यार तुम्हें तो गाड़ी चलाना नहीं आती, तुम्हें तो मैनुअल गाड़ी चलाना आती है, अब आप उसको बोलोगे कि यार देखो मैनुअल गाड़ी जो है ना आहिस्ता आहिस्ता एब्सोल्यूट हो रही है, व्हाई शुड वी रन मैनुअल? मतलब अगर कोई शख्स जो है वो एक गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेने जाता है, आप याद रखिएगा, मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब एक बंदा गाड़ी का लाइसेंस लेने जाता है तो उसको वो 4 टास्क देते हैं। कहते हैं कि भाई गाड़ी मोड़ के बताओ, गाड़ी रिवर्स करो, गाड़ी पीछे लगाओ, गाड़ी को पार्क करो। वो ये नहीं बोलते कि यार गियर कौन सा लगा हुआ है इसमें, या क्या आपको गियर मैनुअल गियर लगाने आते हैं? आप मेरी बात समझ रहे हैं? असल चीज है कि हमें सॉल्यूशन पे जाना है, और सॉल्यूशन जो है अगर हमें न्यूरल नेटवर्क अच्छा दे रहा है तो हम डेफिनेटली न्यूरल नेटवर्क पे जाएंगे ना, और वो अच्छा दे भी रहा है तो फिर। और बाज़ जगह पर मेरे ख्याल से अगर आप वो किताब का चैप्टर नंबर 1 दोबारा पढ़ लें तो उसके अंदर ये चीज़ क्लियरली लिखी हुई है कि मैं आपको दिखाया था, क्योंकि ये बड़ा ही कोर कॉन्सेप्ट है। ये जब तक आपके जहन से निकलेगा नहीं, आप जो है वो, मैं आपको किताब दिखाऊंगा नहीं, लेकिन चैप्टर नंबर 1 से, जिससे आपको ये भी पता लग जाएगा कि यार मैंने जो है वो किताब जो है वो 100% पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई। ठीक है, मैं आपको उस जगह का चीज़ पढ़ के बताऊंगा कि यार मैंने जो है वो इस किताब को कितनी दियानतदारी से जो है वो पढ़ा है। जी सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शुरू में अभी मैंने कुछ दिनों पहले दोबारा से रिवाइज किया था तो मुझे दिखा था ये सब जो आप भी बता रहे हैं चैप्टर 1 के हवाले से। हाँ, लेकिन मैं बाकी लोगों के लिए क्योंकि मैं थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ, तो मैं ये आप लोगों को ये वो जगह सुनाऊंगा कि यार हाँ, उसमें आपको पूरी चीज़ बताई गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया है, मशीन लर्निंग के बारे में बताया है, उसके जो एल्गोरिथम्स हैं वो तक बताए हैं। ठीक है, कैसे डेटा चलता है वो बताया है। ये चैप्टर आप लोग लिख भी लें, आप लोग भी पढ़िएगा। मैं इस वक्त पेज नंबर 7 से आगे जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 1 है, पेज नंबर 7 द डीप इन द डीप लर्निंग है। ठीक है, और अरे क्वेश्चन था, एक मिनट में आपका क्वेश्चन लेता हूँ। ये जो सवाल है ये मुझे आप लोगों के जहन से क्लियर करना ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि जितने भी लोग जो हैं वो इस पर न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग पढ़ रहे हैं,
उनके ऊपर जो है वो, अच्छा मैं पता है कहाँ आ गया हूँ इस वक्त, पेज नंबर 14 है, ये आप लिख लें, ये आपके हमेशा काम आएगा। जब भी कोई बंदा आपको इस बारे में बोल रहा होगा यार आपको तो मशीन लर्निंग नहीं आती, आप उसको बताएं कि यार डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एडवांस फॉर्म है, डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की अगेंस्ट फॉर्म नहीं है। तो आप पेज नंबर 14 है किताब का, 1.2 नंबर पॉइंट है, और इसके अंदर वो आपको बताता है कि एक प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होता था जिसमें लॉगिस्टिक रिग्रेशन भी था, अर्ली न्यूरल नेटवर्क कैसे बने, और कर्नल मॉडल जो है वो कैसे हुए, ठीक है। इससे इसके अंदर 1.24 पे डिसीजन ट्री, रैंडम फॉरेस्ट, ग्रेडियंट बूस्टिंग मशीन, एक मिनट अभी मुझे बोलने दो, ठीक है। अब दोबारा हम आए, अब उसमें देखे एक चीज में जिस पे आपको लेके जा रहा था कि इसके अंदर एक चीज है बड़ी जबरदस्त सी, मैं उसको दिखा दूंगा तो बस वहीं से फिर आगे निकल जाऊंगा। मैं उस जगह को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। आपकी स्क्रीन स्टक हुई हुई है वहीं पर ही। हाँ स्टक इसलिए हुई कि मैं स्क्रीन पे नहीं हूँ, मैं जो हूँ वो पीडीएफ मैंने खोली हुई है। अच्छा मुझे वो याद है, मैं अगर मैं उस जगह पे नहीं पहुंच पा रहा, लेकिन इसके आसपास है कि भाई अगर आपके पास न्यूरल नेटवर्क जो है, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास छोटा मॉडल होता है वहां पर तो मशीन लर्निंग अच्छा परफॉर्म करती है, लेकिन अगर आप किसी जो है वो किसी पिक्चर को प्रोसेस करने जाते हैं तो आपका मॉडल इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आपके पास 1000 तस्वीरें हैं और हर तस्वीर 100 बाय 100 की है और 3 कलर में है, अब आप क्या करेंगे, कौन सा मॉडल लगाएंगे मशीन लर्निंग का? मशीन लर्निंग बताएं कौन सा मॉडल लगाएंगे मशीन लर्निंग का? सर CNN। सबसे पहले तो नहीं, CNN तो न्यूरल नेटवर्क है ना, मशीन लर्निंग का कोई बताओ। अच्छा मशीन लर्निंग। यार अनीस भाई यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करूँ हम तो यानी इमेज के डेटा की बात कर रहे हैं ना, आप नॉर्मल टेबुलर डेटा की बात करें। मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम है जो कि 1 लाख डेटा को भी ऊपर भी लर्निंग अच्छी नहीं करते, यानी उसको वो बिठा देती है मशीन, उसका एल्गोरिथम बैठ जाता है, मशीन को हैंग कर देता है। तो हमने तो बहुत सारे भी इस्तेमाल किए हैं और लिटरली ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जबकि डीप लर्निंग में ऐसा नहीं होता, आप मिलियंस ऑफ डेटा देते हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। अच्छा अब यहाँ पर जो है वो मैं आखिरी बात कहकर नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहता हूँ, वो ये है कि जितने भी लोग जो पुरानी चीजें जानते हैं ना उनकी मैं ये वाली चीजें खा चुका हूँ गालियाँ। मैं जो हूँ 93-94 से ना कंप्यूटर फील्ड में हूँ। जिस जमाने में पहली मर्तबा जो मैंने एक प्रोजेक्ट आप लोगों ने शायद नाम भी ना सुना हो, मैंने पहली मर्तबा जब विजुअल स्टूडियो पर काम करना शुरू किया जिसमें फॉक्स प्रो और विजुअल बेसिक 6 पे काम करते थे, तो उस वक्त जितने भी लोग जो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते थे वो हमें बताते थे कि भाई इसका क्या फायदा है, हमें फायदा बताओ। जो काम आप विजुअल बेसिक और विजुअल फॉक्स प्रो पे कर लेते हो वो तो हम यहाँ डॉस पे भी कर लेते हैं, कोबोल में कर लेते हैं, क्या फायदा है फिर इस विजुअल फॉक्स प्रो का? लेकिन ग्रेजुअली क्या हुआ, वो मार्केट से वो आउट हो गए। इसी तरह मुझे एक साहब का याद है, जब मैं ओरेकल के अंदर पढ़ रहा था और ओरेकल पे काम कर रहा था, तो उन्होंने बाकायदा जो है वो एक किताब लिखी थी जिसमें मैं बताया था कि भाई जो बंदा इस वक्त ओरेकल के ऊपर काम कर रहा है, ठीक है, वो सारा काम मैं उसको फॉक्स प्रो में करके दे दूंगा। ये उस बंदे का क्लेम था। लेकिन सवाल आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, आपको पता है कि यार फॉक्स प्रो के जॉब रिक्वायरमेंट कितनी कम आती हैं और ओरेकल की रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा होती है। अभी थोड़ी देर पहले तक आपको पता होगा कि लोग जो थे वो ज्यादातर साइंटिफिक कंप्यूटेशन और एआई वगैरह के लिए मैटप्लॉटलिब इस्तेमाल करते नहीं करते थे, अब सब पाइथन पे आ गए। क्यों? तो बताने का मकसद ये है कि जितने भी लोग जो आगे नहीं जा पाते वो आगे वालों को जलील करते रहते हैं कि तुम्हें तो मैटप्लॉटलिब ही नहीं आती, तुम सिर्फ पाइथन जानते हो, पाइथन के अंदर तो मैटप्लॉटलिब चलती नहीं है, पाइथन तो स्लो है, पाइथन तो ये है, पाइथन तो वो है। लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं हो रहा कि यार मैटलैब है, मैटलैब, हाँ मैटलैब है। पाइथन जो है वो इस वक्त दुनिया की पॉपुलर तरीन लैंग्वेजेस में से एक बन गई है, मैटलैब वही की वही है। तो इसका मतलब है कि यार कुछ ना कुछ तो होगा ना। तो आप लोग इस चीज से बिल्कुल भी परेशान ना हो। सबसे अहम चीज है जो इसमें बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि यार हमने जो है ना ये कोर्स डिजाइन किया ना बड़ी छान फटक के किया है। कहीं पर भी कोई भी मसला हो हम सवाल पूछेंगे, हम आपको रीजन देंगे उसका। जैसे मैंने आपको बताया गया लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है हम न्यूरल नेटवर्क में इस्तेमाल कर लेते हैं, इसलिए हमने इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम न्यूरल नेटवर्क में रहते हुए लॉजिस्टिक रिग्रेशन और
XG बूस्ट वाले, ये 2 एल्गोरिथम तो आप वैसे ही यूज कर लेंगे, बाकी फिर देखेंगे और जरूरत होगी तो उनको इस्तेमाल कर लेंगे। अच्छा आगे चलते हैं। तो हम जो है हाँ सर, लेकिन हमें साइकिट-लर्न तो वैसे भी सीखनी पड़ेगी। हम अभी ये साइकिट-लर्न दूसरी दफा मैंने देखी है जो अभी हमारे पास AWS के अंदर बुक के अंदर आई है, लेकिन अभी हम लोग तो सिर्फ हम लोग छाप रहे हैं ना, बुक से कोड छापा है, वहाँ छापा, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है, वो कैसे कर रहा है। लेकिन ये देखो कि क्या तुम्हें साइकिट-लर्न के कोड समझने में कितनी मुसीबत हुई। साइकिट-लर्न के कोड कुछ भी नहीं होते हैं। जब हम टेंसरफ्लो के सामने मैं भी साइकिट-लर्न के देख रहा था, उसमें हम लोग इसमें इतनी सारी लाइनें लिखते हैं, वहां पर एक लाइन में बस पूरा का पूरा मॉडल डिफाइन हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन देखो मेरी बहुत आसान है सर। बिल्कुल आसान है, लेकिन मसला ये है कि जब कोई चीज आसान होती है तो उसके ऊपर कंट्रोल या उसकी जो फीचर्स हैं वो भी कम हो जाते हैं। जी सर, सही है। मिसाल के तौर पर नहीं सर, मैं वैसे नहीं कह रहा। हाँ मैं आपको ये बताना सर, मैं वैसे नहीं कह रहा क्या। अच्छा मैं अभी जो है वो आप लोगों को यही वाला काम देना चाह रहा था। असल में मसला ये है कि साइकिट-लर्न बहुत पुरानी लैंग्वेज है, सही है। टेंसरफ्लो जो है वो नई फ्रेमवर्क है, नया मार्केट में आया है, लेकिन मैं उस पूरे के पूरे मेरे पास टास्क है कि मैं वो साइकिट-लर्न को जो है वो उस पूरे के पूरे प्रोसेस को, डेटा प्रोसेसिंग के प्रोसेस को कन्वर्ट कर दूंगा पेंडास में या टेंसरफ्लो में, और कर सकता हूँ मैं। यानी कि अगर आप उसको जरा मैप आप लोग जो है ना एक बड़ा अच्छा काम कर सकते हैं। ये थोड़ी सी डिबेटिंग बात है कि आप ऐसा करें, साइकिट-लर्न ले और उसके सारे फीचर निकालें और देखेंगे क्या ये सारी चीजें टेंसरफ्लो में हो सकती है या नहीं हो सकती, और जो नहीं हो सकती है वो मुझे बताएं, फिर मैं देखूंगा कि हाँ यार नहीं हो सकती, वो जो बाकी नहीं हो सकती होंगी उसके हम जो है वो फिर देख लेंगे हाँ यार साइकिट-लर्न अच्छी है। क्या ख्याल है सर? मोस्टली हो जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब है कि साइकिट-लर्न हमारे लिए चैलेंज नहीं है, सही है, ये आपको ख्याल रखना है। लेकिन हमारे लिए मैं आपको बता दूं, हमें और भी है, पाईटार्च है, थियानोस है। अगर कोई मुझसे कहता है यार आप पाईटार्च के ऊपर मुझे ये काम करके दे दो, तो मैं उसको करके दे दूंगा। मैं थोड़ी सी पाईटार्च पढ़ूंगा। जब एक मरतबा एक चीज पढ़ लिया आपने, दूसरी चीज आसान हो जाती है। मिसाल के तौर पर आप AWS पे काम कर रहे हैं, जो लोग AWS पे काम कर रहे हैं उनके लिए GCP पे काम करना उस बंदे के लिए ज्यादा आसान है जो AWS पे काम नहीं किया हुआ। तो ये बहुत ईजी चीज है। अच्छा खैर, हम आगे चलते हैं। तो हमारे पास अब जो है वो हमारे पास दो एरिया हैं जिसके ऊपर हमें काम करना है, ठीक है। और हमें जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि बंदे को जो है वो डीप लर्निंग जो है वो जबरदस्त किस्म की आती है, ठीक है। मैंने इसलिए डीप लर्निंग नासिर भाई तो कहते हैं हम मशीन लर्निंग लिखें, और बिल्कुल सही कह रहे थे, वो गलत नहीं कह रहे थे, क्योंकि हम डीप लर्निंग और मशीन लर्निंग में हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। हम कभी भी ऐसे काम जिसके लिए मशीन लर्निंग अच्छा परफॉर्म करती है हम उस पर काम करने को रेडी हैं। हमारी डीप लर्निंग से शादी नहीं हुई भी, सही है ना। सर, जैसे सर कोई काम है हमारे पास, डेटा कम है, तो हम उससे मशीन लर्निंग से ज्यादा आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेटा वैसे भी कम चाहिए होता है, कहीं कंप्यूटेशनल पावर हमारे पास कम है। तो अगर टेंसरफ्लो जो है, अगर टेंसरफ्लो के अंदर देखो, टेंसरफ्लो में हमें आसानी को मुश्किल को तो काम नहीं, हमें तो एक न्यूरल नेटवर्क बनाना है, चला देना है, ठीक है, और बाद में कॉपी पेस्ट कर करके चला देना है। लेकिन अगर ऐसी जगह है कि जहाँ पे न्यूरल नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ख़राब आ रही है, मिसाल के तौर पर वो जो एक्यूरेसी है वो 50% दे रहा है, 70% दे रहा है, और जो है वो मेरा डिसीजन ट्री जो है वो 197% या 95% दे रहा है, तब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर मेरा न्यूरल नेटवर्क जो है वो मुझे परफॉर्मेंस जो है प्रिडिक्शन के अंदर एक्यूरेसी जो है, मेरा क्राइटेरिया क्या है, एक्यूरेसी जो है वो मुझे 90% दे रहा है, और मुझे डिसीजन ट्री भी 90% दे रहा है, तो फिर मैं न्यूरल नेटवर्क पर रुकूंगा। मुझे क्या जरूरत है डिसीजन ट्री को अलग से मैनेज करने की। आप इस बात को समझ रहे हैं? जी सर, ठीक है, सही है ना। मतलब अगर मुझे जो है वो अपनी मेरे पास एक गाड़ी है और मुझे गाड़ी में हैदराबाद जाना है, और नासिर भाई की जो गाड़ी है वो ज़्यादा फास्ट चलती है, और मेरी गाड़ी जो है वो थोड़ी सी, मेरी गाड़ी भी उतनी ही फास्ट चलती है, तो मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं अपनी गाड़ी छोड़कर नासिर भाई की गाड़ी लेके जाऊँ? मेरा तो अपनी गाड़ी पे हाथ सेट है ना यार। हाँ, लेकिन अगर मुझे ये पता लगा कि यार मेरी जो गाड़ी है वो रास्ते में कहीं पर भी खराब हो सकती है, लेकिन नासिर भाई की गाड़ी रिलायबल है, तब मैं अपनी गाड़ी छोड़ के जाऊंगा ना नासिर भाई की। लेकिन अगर मेरी गाड़ी भी रिलायबल है, उसमें कोई मसला नहीं है, तो व्हाई शुड आई चेंज? ठीक है सर, समझ गए, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास दो चीजें आ गई, एक है ऑन डिमांड और एक है हमारे, अब हमारा जो मॉडल है,
हमें क्या रिक्वायरमेंट है, ये वाले स्किल्स की है ना। इसके अलावा मैंने आपको क्या बता दिए थे, हमारे जो ये हमारा जो डीप लर्निंग जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको स्पेसिफिक कर रहा हूँ, और नंबर्स और फोटोज और वीडियोस और ऑडियो और सिग्नल्स, एनीथिंग, कोई भी डेटा हो। क्वेश्चन था सर, एक मिनट में लेता हूँ, टेक्स्ट भी ना, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आ गई नॉलेज। देखो मैंने यहाँ पे नॉलेज लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर प्रोग्रामिंग नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है यार कम से कम आपको डीप लर्निंग के बारे में एक एक चीज पता हो। यानी मैं आपसे बोलूँ यार ये काम कर दो, तो हो सकता है करने में आपको 2 दिन लगे, लेकिन आपको पता हो होता कैसे। जैसे अभी मैंने एक बंदे से बोला कि यार ये तस्वीर है, ये तस्वीर कैसे होगी, उसने फटाक से बोला यार CNN से होगी। मुझे पता है मैं उसको करने दूंगा, हो सकता है उसको 4 घंटे तक डेटा क्लींजिंग में लग जाए, लेकिन एटलीस्ट ही नोज दैट। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? जी सर समझ गया। हाँ, मतलब आपको पता हो कि कौन सी चीज कैसे होती है। अगर मुझे टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी है तो मुझे पता है कि आप मेरे लिए CNN से ज्यादा जो है वो रीलो और RNN वगैरह ज्यादा बेहतर है, तो ये मुझे पता है। LSTM वगैरह। हाँ, तो सर ये बताएं, हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि हमें मैक्स पूलिंग लगानी है या एवरेज पूलिंग लगानी है, या ये मतलब सिर्फ एक्सपीरियंस से ही पता चलता है? ये बिल्कुल हम पता कर सकते हैं, लेकिन हम इस पे एक्सपेरिमेंट से पता कर लेंगे। लेकिन मुझे याद आ रहा है उन्होंने बताया भी था कि आप मैक्स पूलिंग कब लगाते हैं और एवरेज पूलिंग कब लगाते हैं। सर आई थिंक ये हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग में आता है शायद, तो उसमें वो कहते हैं कि क्या नाम है, इट्स मोर देन आर्ट, इज समथिंग लाइक दैट। उसमें वो कहते हैं कि साइंस से ज्यादा ये आर्ट है। मैं इसको सर मेरे ख्याल इसमें पैडिंग भी करनी होती है, कर्नल भी बनाता 3x3 का 5। लेकिन मेरे ख्याल है कि मैं जो हूँ ना वो वहाँ पर मैक्स पूलिंग ही ज्यादा हम यूज करते हैं, एवरेज पूलिंग हम रेयरली ही यूज करते हैं। मैं इसको दोबारा देखूंगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ इस मामले में, उसकी वजह ये है कि मेरा ये ख्याल है कि एवरेज पूलिंग हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। एवरेज पूलिंग सर लोकल ही होती है, एक ग्लोबल एवरेज पूलिंग होने का। ठीक है, अच्छा अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे स्किल सेट था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब उसके बाद जो है आपके पास इन स्किल्स में से कोई सा भी स्किल्स हो तो आपके पास होगा, तो यू कैन ज्वाइन अस। दिस वे हम आपसे कॉम्पिटेंसी ले रहे हैं। अब हमारा जो है वो एंगेजमेंट मॉडल क्या है, ठीक है। एंगेजमेंट मॉडल सर अगर इसमें से मल्टीपल स्किल्स हो, देखिए अगर इसमें से मल्टीपल स्किल्स हैं तो हम आपको ये मतलब इसमें ये हम देखेंगे कि यार आपके जो है वो सबसे ज्यादा डिजायर्ड स्किल क्या है, ठीक है। मेरा जो एंगेजमेंट मॉडल है वो है रैंकिंग का। मेरा सबसे ज्यादा जो मेरी सीनियर रैंकिंग है, जो नॉर्मली हर जगह होती है, हर सॉफ्टवेयर हाउस में होती है, हर इदारे में होती है, और वो क्या होती है, ये वो लोग होते हैं जिनके पास एक्सपर्टीज होती है, लेकिन टास्क जो है उनके पास होती है पीपल या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। ये मेरा हाईएस्ट रैंक है, सही है। तो अगर आपके पास इन सब चीजों की, मिसाल के तौर पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ आपके पास इन सब चीजों की जो है वो नॉलेज है, तो डेफिनेटली आपका जो डिजायर रैंक है वो यहाँ होना चाहिए। सबसे ज्यादा पैसे आपको हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास जो है उसके बाद जो बंदा आता है वो आता है टेस्टर। यहाँ पे मैं लिख भी लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कोडर, ठीक है। उसके बाद आता है सपोर्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद हम चले आते हैं कम्युनिकेशन में। उसके बाद हम आते हैं सेल्स या मार्केटिंग में, ठीक है। अब इनमें से कोई हमारा रोल जो है वो ऐसा है जो इसमें से मिस हो गया हो, ठीक है। उसके बाद हम इसके बाद आते हैं हमारे पास आइडियाज के ऊपर, ठीक है। अब
मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसके पास आइडियाज हैं, सिर्फ आइडियाज है, ठीक है, तो वो हमेशा लोएस्ट रैंक के ऊपर रहेगा। लेकिन उसके बाद आइडियाज भी है और उसके पास कम्युनिकेशन स्किल भी है और वो कोडर और डेवलपर भी है, तो वो इस लेवल पे पहुंच जाएगा। सर ये आप खुद उस बंदे को वो करेंगे, जज करके ये इस रैंकिंग देंगे, मतलब कि कहाँ पर रखना है कहाँ पर नहीं, या तो फिर वो बंदा अप्लाई करेगा इसके लिए? नहीं, इसके अंदर आप सिर्फ अपना कॉम्पिटेंसी लेवल देख लें। हम सबसे पहले आपके लिए जो बेस्ट सूटेबल जॉब होगी, सबसे पहले हम वो आपको ऑफर करेंगे। मिसाल के तौर पर आपने लिखा है कि यार मेरी कॉम्पिटेंसी कोडर और डेवलपर अच्छी है, कम्युनिकेशन भी है, तो हम देखेंगे यार आपकी कॉम्पिटेंसी कोडर डेवलपर की अच्छी है, तो हम आपको एज अ कोडर डेवलपर ही एक्वायर करेंगे ना। ठीक है सर, फिर आगे भी जा सकते हैं सर। हाँ, लेकिन इसमें ये होगा, इसमें जो मेरा मॉडल है, ये जो रैंकिंग है ना, ये मेरे रैंकिंग के लिए इंगेजमेंट मॉडल, मेरा इंगेजमेंट मॉडल जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है और वो है आवरली बेसिस के ऊपर। ठीक है, मिसाल के तौर पर आप जो है वो डेवलपर हैं, लेकिन आजकल जो है वो आप अपनी डेवलपमेंट से फारिग हैं, हमारे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, या आप अपनी जिस डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, आपने कहा सर मैं इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी खुद ही लिख दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपने 4 घंटे डेवलपमेंट की, उसके बाद आपने बोला सर मैं बजाय ये कि दूसरी डेवलपमेंट पे जाऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन खुद लिख दूँ, तो आपने 2 घंटे जो है वो उसकी बिजनेस राइटिंग की। तो अब क्या होगा कि आपको 6 घंटे के पैसे मिलेंगे, लेकिन डेफिनेटली उन पैसों में डिफरेंस होगा। एक डेवलपर का अमाउंट होगा और 2 घंटे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन के अमाउंट। सर ये जैसे आपने मैनेजर के लिए और लीड के लिए क्वालिटीज़ का बताया कि अगर एक बंदे के पास आइडियाज़ भी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हैं और कोडिंग भी आती है, तो वो इस लेवल पर होगा। हो सकता है ये तीनों क्वालिटीज़ किसी के अंदर मौजूद हों, लेकिन मैनेजमेंट और लीड बनने की कभी हम पोजीशन में ना आए हों, तो हम तो कॉन्फिडेंट नहीं होंगे कि इस पोजीशन पर आकर हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकें मैनेजमेंट को। हाँ बिल्कुल सही है। आपका जो स्टार्ट है वो तो नीचे वाले लेवल, हर किसी का स्टार्ट नीचे वाले लेवल से ही होता है ना। मतलब आप डेवलपर बनते हैं, आप उसके बाद क्वालिटी टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। मैं टेस्टिंग को ऊपर इसलिए रखता हूँ डेवलपर से कि डेवलपर के अंदर आप अपना कोड लिख रहे होते हैं, जबकि टेस्टिंग के अंदर आप जो है वो दूसरे के कोड का टेस्ट करने का कोड लिख रहे होते हैं, तो ये ज्यादा मुश्किल है। समझ रहे इस बात को? यानी कि मैं जो हूँ वो आपके कोड को कम से कम पढ़े बगैर, मैं उसके फंक्शंस की बेस पर, एक्सपर्टीज की बेस के ऊपर मैं एक कोड लिख रहा हूँ कि यार ये वाला जो कोड है, ये मेरा कोड दूसरे के कोड को जाके चेक करेगा और देखेगा उसमें कहाँ कहाँ गलतियाँ हैं और वह गलतियों को आइडेंटिफाई करेगा। तो इसका मतलब है कि मुझे ज़्यादा एक्सपर्ट लेवल चाहिए डेवलपमेंट या कोडिंग का बनिस्बत जो एक आम कोडिंग कर रहा है। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि एक बंदा ये बोले कि सर मैं इसकी कोडिंग भी खुद कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, तो उसने जो है वो 1 घंटा जो है ये ऑटोमेशन वाली काम किया। अमूमन ये 70-30 का रेशो होता है, यानी कि अगर कोई 70% डेवलपमेंट होती है तो टेस्टिंग के लिए हमें उसका 30% टाइम चाहिए होता है। तो उसका कोडर डेवलपर जो है वो ये भी करेगा और साथ साथ में ये भी कर दूंगा, ठीक है। तो या किसी और प्रोजेक्ट के लिए मैं ये वाला काम भी कर दूंगा और किसी प्रोजेक्ट के लिए मैं ये वाला काम की ज़रूरत है। तो आप यहाँ पर जो है वो आपको 2 अलग अलग स्केल के हिसाब से पैसे मिल जाएंगे। अच्छा, मैं ही आपको इसलिए डिटेल से बता रहा हूँ, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमारी उस स्टार्टअप के लिए काम करना शुरू करें जो हम अभी इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि आप जो हैं वो ये बातें देखने के बाद ये डिसाइड करेंगे यार हम अपनी की स्टार्टअप खुद खोल लेते हैं, हमें क्या ज़रूरत है सर की एहसान लेने की। तो हम 10-15 लोग या 5 लोग मिलेंगे और इस रैंकिंग के ऊपर, इस स्टाइल पर काम करते हुए काम कर लेंगे अपना। जो जितना काम करेगा उतने पैसे ले लेगा। सर एक सवाल। सर हाँ बिल्कुल सवाल करें। सर ये अगर कोई डेटा एनालिस्ट हो तो वो इधर मतलब रैंकिंग में किधर लाया करेगा? कोई डेटा एनालिस्ट की अगर उसमें हो। हाँ बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल सही कहा कि यार मैं इसमें यहाँ पर जो है मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी आइडिया क्रिएशन या सोल्यूशन, इसको मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ, सॉरी यहाँ पे आग डाल भी देता हूँ मैं एनालिस्ट का, ठीक है। तो मैं उसको एनालिस्ट को भी जो है वो कम्युनिकेशन राइटिंग और यहाँ पर भी डाल दूंगा। ये इसमें साथ इसलिए लिख रहा हूँ कि कोई भी एनालिस्ट उस वक्त तक एनालिस्ट नहीं हो सकता जब तक वो आपको कुछ राइट अप ना करके दे ना। मिसाल के तौर पे आपने एनालिसिस किया, मैंने कहा अच्छा हाँ भाई रिपोर्ट लिख के दे दो, और आपने बोला सर मैं लिख नहीं सकता सिर्फ बोल सकता हूँ,
तो जी गड़बड़ हो सर। जाएगी ना, है ना। तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया। अच्छा सवाल था आपका सर। डेवलपर और प्रोडक्ट डेवलपर में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। आप जो है ना एक के अंदर अपनी प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं और एक के ऊपर कस्टमर की प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं या कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। सर अपनी प्रोडक्ट यानी कि अपना आइडिया के ऊपर? हाँ, अपने आइडिया के ऊपर। जैसे हमने सोचा कि यार ऐसा करते हैं कि टीम हमारी फारिग है, हम उस पर ये वाला काम करते हैं, जब ये काम बिक जाएगा तो हम उसके पैसे मिल लेंगे, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर हमने जो क्या है एक फार्मूला बनाया हुआ है जिसके ऊपर हम फर्दर काम कर रहे हैं। मैं आपसे मिसाल के तौर पर मैंने जो है वो ये लिया हुआ है कि भाई ये जो मेरा आइडिया क्रिएशन वाला है मेरे पास के पर है 0.5, ठीक है। ये उसको मैं दूंगा पर आवर। अब 0.5 के अभी मैंने कुछ नहीं पता, लेकिन मैं उसको ये मेरा जो यूनिट है पर आवर जो है मैं उसको पे करूंगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है उसकी आइडिया क्रिएशन बहुत अच्छी है, वो कहता है नहीं सर मुझे ज़्यादा मिलने चाहिए, मुझे कम मिलने चाहिए, तो ये हम उसको 0.5 के तौर पर हम दे सकते हैं। हमारा जो कस्टमर या सेल्स के लोग हैं उनको हम 0.7 जो है वो यूनिट पर आवर के हिसाब से पे कर सकते हैं या पे करना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह सपोर्ट वाले को हम जो है वो 1.0 के ऊपर लेकर आ गए या जो इसी तरह हम जो है वो कोडर और डेवलपर के लिए हम 1.3 पे चले गए सर। इस पे मेरे और क्वेश्चन टेस्टर के लिए 1 अभी मैं लेता हूँ क्लियर हो जाएगी ज़्यादा बात, हम आवर पे चले गए, ठीक है। हम इसी तरह जो है वो प्रोडक्ट डेवलपर और लीड के ऊपर जो है वो हम जो है वो 2.0 और हम 3 अप टू द 3.0 तक भी चले गए जो हमारे स्टाफ है। और अगर हमारा जो बहुत ही कोई एक्सपर्ट लेवल का बंदा है जो हमारा चीफ है उसके लिए हम जो है वो 3.5 तक भी हम चले गए। अब हुआ ये कि हमें जो है कुछ पैसे मिले, मिसाल के तौर पर 5,000 रुपये मिले हमें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि किसने कितने आवर्स काम किया। मिसाल के तौर पर एक बंदे ने इसके अंदर जो है वो 10 आवर्स काम किया, तो हम क्या करेंगे कि उसके जो यूनिट बन रहे हैं 10 आवर्स बन करेंगे उसको हम जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस 5,000 रुपये से। सबसे पहले हमने उसके टोटल आवर्स के हिसाब से उसके पास से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कि भाई ये जो है ये इसके इतने पैसे बनते हैं, इसको हमने 0.5 से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूशन हमने रैंकिंग के हिसाब से निकाली थी उसके ऊपर से हमने स्केल कर दिया कि भाई इस 5,000 रुपये में से इस बंदे ने 10 घंटे काम किया है तो इसलिए इसको पैसे जो है वो इतने मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक जो है वो कोडर है, ठीक है, कोडर जो है वो मैं इसको रिज्यूम कर लेता हूँ 1.5 है, तो अगर एक कोडर जो है वो 1 घंटे काम करता है किसी प्रोजेक्ट के अंदर और उसी प्रोजेक्ट के अंदर जो आइडिया और कम्युनिकेशन वाला जो बंदा है वो आइडिया और सेल्स वाला बंदा जो है वो 3 घंटे काम करता है, तो कोडर को ज़्यादा मतलब उसके बराबर पैसे मिलेंगे। या आप बात समझ रहे हैं आप इस वाली बात को? जी सर, क्योंकि उसका जी टाइम सर। ज़्यादा है। हाँ, तो उसका जो है वो पर यूनिट रेट जो है वो रेट पर यूनिट जो है वो ज़्यादा है, पर आवर जो रेट के यूनिट्स हैं वो ज़्यादा है। तो इस तरह हमारा एक मॉडल है कि भाई जितने पैसे हमारे पास आएंगे वो हम लोगों में से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये होगी कि भाई हम जो है जो हमारे कंपनी फंड होंगे, ये हमारे जो कंपनी फंड्स होंगे ये हमारे तकरीबन 20% हमारे रिजर्व के तौर पे हो जाएंगे और बाकी जो हमारे रिमेनिंग अमाउंट है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। हाँ, अब उसके अंदर किस टीम ने कितना काम किया हुआ। अच्छा, यहाँ पर भी कोडर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने नासिर भाई को एक टास्क दिया कि नासिर भाई आपने इस पे 4 घंटे का ये काम है, ये आपको करना है। तो अब हो सकता है कि नासिर भाई जो है वो यहाँ पर बोलेंगे नहीं यार मैं ये 1.5 नहीं लूँगा, मुझे तो यहाँ पर 2.0 मिलने चाहिए क्योंकि मैं सीनियर का बंदा हूँ और मैं यही वाला काम जो करूँगा इसमें ज़्यादा मेरी एफिशिएंसी होगी। मेरे पास मतलब बाज़ वक़्त क्या होता है कि आप क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर मैं नासिर भाई को 1.5 पे लेकर आऊँगा तो उसका या 1.3 पे लेकर आऊँगा तो नासिर भाई जो है वो बोलेंगे यार इससे बेहतर है मैं जाकर जो है ना सैलानी में 2 घंटे पढ़ा लूँगा, मुझे क्या ज़रूरत है ख्वारी करने की। एंड आई नीड हिज एक्सपर्टीज एंड आई नीड हिज इंगेजमेंट, सो आई विल पे हिम 2.0। तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है जो हम हर कंपनी के अंदर चल रहा होता है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? यानी अपवर्क के ऊपर भी
कुछ लोगों के पैसे जो हैं वो 5.0 आवर्स होते हैं, तो वो वाली चीज़ भी हम अकोमोडेट करेंगे कि अगर कोई डेवलपर जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है तो हम जो उसके रेट है इंडिविजुअल रेट, ये तो अभी हमने एक जनरलाइज बात की है ना, हम उसके इंडिविजुअल रेट जो है यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सही है भाई, बात समझ में आ रही है बात। तो दिस इज आवर एंगेजमेंट मॉडल, पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल और वर्किंग एंड रिक्वायरमेंट। सही है, तो आप लोग भी इस तरह करके अपनी भी कुछ कंपनीज खोल सकते हैं, अपना काम पकड़ा इस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर दे लोगों में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। एक और क्वेश्चन है सर, अब आप सवाल कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? हाँ सर, ये आप मतलब कंसीडर किस किस को करेंगे और किस बेसिस पे करेंगे? मतलब कि जैसे 163 लोगों ने जो है फॉर्म जैसे फिल किया है, तो मतलब कि किसको करेंगे? जैसे मैंने भी अभी फॉर्म फिल किया था, उसमें मैंने अपनी एक्सपर्टीज वगैरह जो भी है वो फिल आउट करी है। तो जैसे मुझे जो है वो अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मुझे जो है मैंने सोचा कि मैं स्टॉक ब्रोकर्स के साथ जाके काम करूँगा, क्योंकि मेरे थोड़े से कुछ जान पहचान है स्टॉक ब्रोकर से ना। मैं 2004 के अंदर एक स्टॉक कंपनी में ही काम करता था, तो मेरे पुराने दोस्त थे, तो मैंने सोचा कि यार मैं स्टॉक की कंपनी में काम करूँगा ना, तो आप मुझे बताएं कि अगर मुझे स्टॉक की कंपनी में काम करना है और वो मुझे काम के लिए एक बंदा चाहिए जो रोज़ाना जो मेरे लिए 3-4 घंटे काम करे, तो मैं ये देखूंगा कि इसमें कौन सा ऐसा बंदा है जो मेरे लिए 3-4 घंटे काम कर सकता है। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर जाऊंगा और देखूंगा कि यार वो ऐसे कौन से बंदे हैं जो मुझे रोज़ाना 4 घंटे रोज़ाना दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जाके देखा तो मुझे पता लगा कि यार इसमें से सिर्फ ऐसे 15 लोग हैं जो मुझे 4 घंटे रोज दे सकते हैं, तो मैं उन 15 लोगों में से ही बंदा सेलेक्ट करूंगा ना। सर, तो ये तो मुझसे तो मतलब फॉर्म फिल करते थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यानी मैं समझा शायद कि कोई कोर्स मतलब हो रहा है होगा इधर, मतलब करवा रहे होंगे आप शायद, तो इसलिए मैंने अपनी एंगेजमेंट जो टाइम की डाली वो मैंने 1 आवर डाली है इसमें, जबकि मुझे इसका ये नहीं पता था कि इंटर्नशिप है। हाँ, चेंज कर दो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मुझे जो है वो एक जो है वो कम्युनिकेशन करवानी है, मेरा कोई इंटरनेशनल क्लाइंट है और मैं चाहता हूँ यार आप उससे बात करके उससे जो है वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर लें, तो अब मैं इसमें देखूंगा कि इसमें जो ऐसे बंदे को मैं प्रेफरेंस दूंगा। सबसे पहले मैं उससे बात करूंगा जिसने अपनी एक्सपर्टीज 10 लिख दी है, मैं उससे आगे बात करूंगा और मुझे लगेगा कि हाँ यार बाकी इसने 10 इसकी सही है, तो मैं उसको एक्वायर कर लूंगा। सही है। अब अगर उसमें से किसी ने 0.6 लिखी हुई है, अगर किसी ने जो है वो 1 लिखी हुई है, 2 लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है या 5 भी लिखी हुई है, तो इन लोगों के होते हुए मैं उसको प्रेफरेंस नहीं दे सकता ना। सही ठीक है, तो मैं इसका जो रिजल्ट ये भी तो हो सकता है ना, जिन्होंने 10 लिखी हुई हो, जिसने 5 लिखी हुई हो, 5 वाला ज्यादा अच्छा हो, बस को अपने पर कॉन्फिडेंस ना हो और ये बाद लोग ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस हो। बिल्कुल, तो हम सबसे पहले, लेकिन मसला ये है कि एक बंदे ने लिख दिया है ना। हाँ, लेकिन हम जो चलेंगे तो वहीं से ऊपर से नीचे आएंगे। हाँ, तो हम जो है वो उन सबसे पहले 15 लोगों से बात करेंगे, पता लगा 15 के 15 कचरा है, वो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार है, तो हम जिन्होंने 9 लिखा है उन पे आ जाएंगे। मतलब लगा वो भी हमारे काम के नहीं है, क्योंकि उनकी कम्युनिकेशन तो बहुत अच्छी है लेकिन उनकी टेक्निकल कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, तो फिर हम नीचे आते रहेंगे और इसका 1-2 मरतबा के बाद हम वहाँ पर अपनी एक रैंकिंग भी मेंटेन कर रहे हैं। मिसाल अगर एक बंदा है उसने हमें लिखा था 7, हमने उससे बात की, उसने कहा सर मैं काम करने को तैयार हूँ और उसकी कम्युनिकेशन अच्छी थी, फीडबैक अच्छा था, तो हम अपने रैंकिंग में उसको यहाँ से आगे ले जाएंगे, लेकिन हमारे जो प्रेफरेंसेस होगी अगली मर्तबा के लिए वो बंदा होगा। तो सर इसमें आप इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे? और सर जिनकी मतलब एक्सपर्टीज मतलब हार्डवेयर में ज्यादा अच्छी, जैसे मैं अपनी बात करूँ, किसी और की बात ना करूँ, मैं अपनी बात करता हूँ कि जैसे मेरी मतलब आर्डिनो वगैरह इन सब की एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है, लेकिन मैं फिर भी अपने आप को 80 मार्किंग की है, क्योंकि मैं कोई अपने आप को कोई इतना रंगवान नहीं समझता। तो मैंने मतलब एक्सपर्टीज मेरी ऐसी है कि मैंने आर्डिनो में हर तरह का मतलब मॉड्यूल इस्तेमाल किया, उसके हर चीज मतलब, और रास्पबेरी पाई भी मैंने काफी हद तक इस्तेमाल किया है।
तो मेरा तो मतलब हार्डवेयर ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ है ना, प्रोग्रामिंग मेरी कोई इतनी खास नहीं हुई, मतलब सिर्फ कोडिंग की हद तक की वो होगी, प्रोग्रामिंग इतनी है कि बस मैं मॉड्यूल को कोड कर लेता हूँ, उसके अलावा कोई। हाँ, अब देखो इसके अंदर देखो हाँ मसला ये है कि अब मुझे एक टीम बनानी है जिसमें मुझे 3-4 लोग चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अपने इस स्केल के अंदर देखें आप, तो इसमें देखेंगे सिर्फ एक ही बंदा है जिसने आपको 10 पे रखा हुआ है। मैं उससे बात करूंगा, हो सकता है कि वो बंदा जो है वो बहुत ही स्टबन हो, बहुत ही एरोगेंट हो, ठीक है, तो हो सकता है कि मैं उससे डील ही ना कर पाऊँ। ये भी एक चीज होती है ना, सही है। लेकिन वो अगर बंदा अच्छा होगा तो मैं उसको बोलूंगा भाई तुम लीडर बन जाओ, और बाकी ये जो 5 लोग हैं, ये 6 लोग हैं, मैं उनको उस टीम के साथ दे दूंगा कि अच्छा यार ये टीम है और ये हाँ, काम ये बात तो है, सही है बिल्कुल ना बिल्कुल। इसका। लेकिन आपको ये देखना है, ये मेरा आपसे सवाल है कि यार आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आप एड्रीनो में सब कुछ काम किया हुआ है, फिर भी अगर आप अपने आप को 8 पे मार्क कर रहे हो तो मेरे ख्याल से ये गलत है। या तो आप देखो कि आप 8 पे क्यों मार्क्स कर रहे हो, मतलब वो क्या वजूहत हैं जो आपको 80% के ऊपर रोक रही हैं, आप 90% पे क्यों नहीं हो? सर वो मैं इसलिए सोचता हूँ ना, क्योंकि देखें आर्डिनो की दुनिया और रास्पबेरी पाई की दुनिया बहुत बड़ी है, मतलब इंसान अगर जो ये भी बोले ना कि भाई मुझे पूरा आता है, देखो इसके फिर अंदर भी भी वो एंड कहीं नहीं ना है। कहीं कुछ ना कुछ जो है उससे रह रहा होगा जरूर, लाजमी बात, देखो क्योंकि बहुत बड़ी चीज है ये दोनों। अच्छा मैं बात समझ रहा हूँ तुम्हारी, लेकिन तुमने इसको, मैंने कहा था कम्युनिकेशन, इस पे देखो एंड नहीं लिखा हुआ, इस पे स्लैश लिखा हुआ है। स्लैश का मतलब पता है और, मेरा ख्याल है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जरूरी नहीं है कि अगर आप रास्पबेरी पाई के ऊपर एक्सपर्ट हो तो, और एंड्रिनो में नहीं हो तो आप उसको अलाइन करके 5 पे ले आओगे। आपका अगर एड्रीनो के अंदर जो है वो आप 10 के पर हो, तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि अच्छा मुझे बताओ ये वाला सोल्यूशन आप एड्रीनो में बना के दे सकते हो जो फला बंदे ने रास्पबेरी पाई में बनाया हुआ है। आप बोलोगे हाँ मैं दे सकता हूँ, तो ठीक है, हम उसके ऊपर एड्रीनो पे काम कर लेंगे। मिसाल के तौर पर मुझे जो है रोबोटिक हैंड बनाना है, तो हम उसके लिए सही। जो है एड्रीनो पे काम कर लेंगे, या किसी कैमरे को कंट्रोल करवाना है या कोई सिग्नल जनरेट कराना है, ठीक है, तो हम एड्रीनो पे काम कर लेंगे। लेकिन आप मुझे बताते हो कि सर मैंने एड्रीनो पे काम किया हुआ है लेकिन ये काम रास्पबेरी पाई पे ही होगा। ठीक ठीक तो ठीक, फिर मैं समझ गया आपकी बात, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ गया मैं। ठीक है। सर सर और कोई सवाल? जी जी सर, एक्सक्यूज मी सर। हाँ हाँ बोले बोले। ये कुछ स्किल्स जो आपने लिखी हुई हैं, क्या उसके लिए ऐसा हो सकता है कि अभी जैसे Q4 के जो क्विज़ेस होने वाले हैं उसके रिजल्ट्स के बिना पर आप लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जज कर लें? देखो हम जज तो करेंगे ना, मतलब जब मैं, आपने मुझसे यहाँ पर कि अगर किसी बंदे ने ये लिखा है कि जी उसको डीप लर्निंग बहुत अच्छी आती है, जैसे डीप लर्निंग के अंदर 4 ऐसे लोग हैं उन्होंने कहा हमें 10 आती है, ठीक है, जी जी। तो मैं उनको इस 10 की बेस के ऊपर कोई प्रोजेक्ट फौरन असाइन नहीं कर दूंगा, मैं उनसे बात करूंगा। ये इंटरव्यू नहीं होगा, मैं उनसे बात करूंगा कि यार देखो ये काम है, क्या तुम ये कर सकते हो, मुझे बताओ। वो काम करके मुझे एक पहले रफ डिज़ाइन बना के देंगे कि हाँ सर हम ये काम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, हम इस पर पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे, ठीक है ना। तो मैं बोलूँगा हाँ यार ठीक है। लेकिन मुझे पता लगा कि उन लोगों ने 10% लिखा हुआ है, उसके बाद उनका नॉलेज लेवल तो बहुत अच्छा है लेकिन वो इसको ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, इस प्रॉब्लम को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, तो डेफिनेटली मुझे 9 वालों के पास या 8 वालों के पास आना पड़ेगा। हो सकता है कि वो जो बंदा ट्रांसफॉर्म करने वाला हो वो हमें उनमें मिले जो 6 और 7 में। सर इसमें मसला ये है कि जो बाद में लोग आ रहे हैं जैसे 7-8 पर जो लोग हैं उनको अपने आप को साबित करने का मौका तभी मिलेगा जब उनसे ऊपर वाले फेल हो जाएं, हाँ बिल्कुल, जबकि लेकिन देखो सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने आप को साबित करने की। हाँ लेकिन मसला ये ना कि जो अपने आप को साबित उस वक्त करोगे ना जब आपको पता होगा। एक बंदा है वो कह रहा है मुझे सिर्फ 70% नॉलेज है चैप्टर नंबर 9 तक, ठीक है, इसका मतलब है कि उसने किताब भी पूरी नहीं पढ़ी हुई यार। अब मैं उसके लिए क्या करूँ यार? लेकिन हो सकता है नॉलेज हो उसको 10 वाले से ज्यादा हो, लेकिन वही कि वो थोड़ा यार ऐसा रिलेक्टेंट हो। ऐसा मतलब एक आप ये कहना चाह रहे हैं कि मुझे अपना घर का पता खुद भी नहीं पता? थोड़ा खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए ना भाई बंदे को। मतलब ये है कि यार एक रैंकिंग लिखी हुई है, अगर मुझे लग रहा है, इसीलिए मैंने ये क्यूएसएन सेशन रखा है, और मैं ये जो और मैंने उसके अंदर एडिट का भी ऑप्शन रखा हुआ है कि आप खुद देख लें, अगर आपकी एक्सपर्टीज से जो है वो आपको एडजस्ट करनी है तो अपनी एक्सपर्टीज एडजस्ट कर लें। अब ऐसा ना हो कल सबके सब 10 के ऊपर, अगर सबके सब 10 के ऊपर आ जाएंगे मैं अंदाजा लगा लूंगा का है। लेकिन देखिए ये जो है ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है, ये हमारी असेसमेंट नहीं है। मिसाल के तौर पर ये 4 लोग जब मेरे पास असेसमेंट के लिए आएंगे तो सबसे पहले मैं नासिर भाई के पास जाऊंगा और बोलूंगा भाई इनका तेरा रिकॉर्ड तो निकालो, और या इनसे पहले मैं क्वेश्चन करूंगा कि हाँ बेटा तुमने बड़ा अच्छा काम किया हुआ होगा यकीनी तौर पर चैप्टर 9 में, जरा अपना गिटहब का लिंक दे दो मुझे।
वो बोलेंगे सर हमने तो गिटहब पे कुछ किया हुआ ही नहीं। तो मैं मेरे लिहाज से वो यहाँ से कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे 7 के ऊपर। अब मेरी बात सोचो, मतलब मैं आपसे, जो बंदा 10 के ऊपर है मैं उसके साथ 1 घंटा नहीं बिताऊंगा, मैं उससे 3 क्वेश्चन करूंगा, हो सकता है एक भी ना करूं। मतलब वो नासिर भाई मुझे बता दें कि यार ये बंदा जो है ये सिर्फ फेंक रहा है, तो हम उसको साइड पे कर दें। तो हमारी रैंकिंग तो एज पर आवर कम्युनिकेशन, इस हमारी डिस्कशन और हमारे काम के हिसाब से आपकी अलग से रैंकिंग होगी। अभी जो हमारी रैंकिंग है वो सेल्फ असेसमेंट पर है। तो अगर जिसने यहाँ पर 7% लिखा है, सब बहुत अच्छी बात है। अगर किसी ने 1 लिखा है, ये भी बहुत अच्छी बात है कि यार एक बंदे ने ईमानदारी से जो है वो अपने आप को 1 पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं एज अ टीचर उससे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि अबे यार तू 1 साल से टेंसर फ्लो पढ़ रहा है और बुक के 9 चैप्टर आपने पढ़ने हैं, ठीक है, और फिर भी 1 कर रहे हो, तो इखलाकी तौर पर तो उसे जो है वो सैलानी के 4th फ्लोर पर बुलाकर वहां से धक्का दे देना चाहिए यार। वो जो है वो Q4 में भी है, इसका मतलब है कि Q4 में आते हुए उसने डीप लर्निंग के कुछ तो टेस्ट तो दिए हुए होंगे ना। अगर शुरू के 4 चैप्टर के भी उसने टेस्ट दिए हुए हैं नासिर भाई, 4 चैप्टर के तो टेस्ट होते हैं ना। जी हाँ जी हाँ, है ना। अब 4 चैप्टर के टेस्ट जो है 9 में से 4 चैप्टर के टेस्ट दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो मुझे बताओ, और उसने सारे पास भी किए हुए हैं, तो ये 1 पे कैसे हो सकता है यार? ये क्या ख्याल है? मतलब वो अगर 40 पे यानी कि 4 पे रख दे, मैं समझ लूंगा कि हाँ उसने शुरू के 4 चैप्टर अच्छे पढ़े, मैं बाद में पढ़ना छोड़ दिया। लेकिन एक बंदे ने यहाँ तक आ गया, इसका मतलब है कि उसने 4-5 चैप्टर तो पढ़े हुए होंगे। तो जितने भी लोग जिन्होंने 1 पर से लेकर 4 तक अपने आप को, बल्कि 5 और 6 तक मैप किया हुआ है, उनको तो मैं अलग से बात करके उनको निकलवाऊंगा क्लास से ना। मतलब उनको सबसे पहले हायर किया जाएगा और फौरन ही फायर कर दिया जाएगा। सर ये भी तो हो सकता है कि सर जिससे मैं अपनी बात करूं, सर मेरा एक क्वेश्चन था। इसीलिए मैंने ये क्यूए सेशन इसलिए रखा हुआ है कि आप लोग अभी भी जाएं और अपना फॉर्म देखें, उसको एडिट करें और उसको सेट कर लें। सर मेरा एक क्वेश्चन है, लेट्स से किसी के पास रास्पबेरी पाई की थोड़ी बहुत स्किल्स है और इसको पाइथन की tkinter लाइब्रेरी यूज करने आती हो और इसकी वो GUI डेवलप कर सकता हो, तो क्या वो पॉसिबल है इसके लिए कि यहाँ पे वो अपनी स्किल्स को शो कर सके? नहीं देखो, पॉसिबल तो है, लेकिन आप बार बार थोड़ी बहुत कर रहे हो ना, तो वो मेरे लिए फिजिबल नहीं है ना। नहीं, आई मीन tkinter का आइडिया बहुत अच्छी तरह है। असल में tkinter जो है ना, tkinter जो है वो हमारा कोर जॉब है नहीं ना। अच्छा, सही है ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर मुझे अगर फ्रंट एंड डेवलपर्स की ज़रूरत होगी तो वो कम होगी। मुझे AI, हमारा जो काम है उसमें AI हमें डालनी है, तो हमारी टीम के अंदर AI वाले ज़्यादा होंगे, डीप लर्निंग वाले ज़्यादा होंगे। हाँ मुझे लगा अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं हमारी अप्रोच है कि हम जो है वो वेब API बना के देंगे लोगों को। तो इसलिए जो है वो जो डेस्कटॉप सॉल्यूशन है वो थोड़ा सा जो है वो एक लेस कंप्रोमाइज होगा। तो tkinter क्या नाम है, मुझे नाम ही लेना नहीं आता उसका। सर tkinter है, tkinter TKINTER। ठीक है, tkinter के लिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आपने tkinter पे बड़ा अच्छा काम किया हुआ है, तो आप अपनी इस नॉलेज को शिफ्ट करें रिएक्ट के ऊपर, ताकि आप अच्छा फ्रंट एंड बना सकें। राइट सर इसमें एक और सवाल मेरा ये भी है कि इसमें जितनी स्किल्स हैं उसमें ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा एक स्किल में किसी में 10/10 हो, और कोई ऐसा बंदा भी हो सकता है कि जो 4-5 स्किल में 7/10 या 6/10 हो, यानी मिक्सचर हो 4-5 स्किल्स का, जिसमें एवरेज या फिर एवरेज से थोड़ा अबव हो, 100% ना हो। तो क्या ऐसे बंदे के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जो हाँ देखो, इसमें मल्टीपल स्किल्स की नॉलेज रखता है? मैंने आपको बताया मेरे पास गुंजाइश के लिए ना बहुत सारे सिनेरियोज हैं। पहला मेरा सिनेरियो ये है कि वो मेरे पास कितनी देर के लिए अवेलेबल है। मिसाल तो एक बंदा है, वो उसकी डीप लर्निंग के अंदर या पाइथन के अंदर जो लेवल है वो है 7, लेकिन वो मेरे पास 6 घंटे के लिए अवेलेबल है और मुझे उससे 2 घंटे का काम लेना है। उसने बताया कि सर मैं 6 बजे से 12 बजे तक अवेलेबल होता हूँ 6 घंटे के लिए। तो हो सकता है कि मैं उससे भी काम लूँ या उससे पहले काम ले लूँ, उसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डाल दें, क्योंकि अब उसके बाद टाइम ज़्यादा है ना। लेकिन मैंने आपसे कहा कि ये आपकी जो असेसमेंट है ये सेल्फ असेसमेंट है। मैं जाकर उससे बात करूंगा तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि वो 7 पर है या 4 पर है। अगर वो 4 पे होगा तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई पहले 7 पे आ जाओ, जब 7 पे आ जाओगे तो आगे बात होगी।
जैसे अभी एक बंदा है, उसने मेरे को बोला कि यार मैं जो हूँ 10 पर हूँ डीप लर्निंग के। मैं बोलूँगा अच्छा क्या आप ये वाले काम कर सकते हो? वो बोलेगा नहीं ये वाले काम नहीं कर सकता। तो मैं बोलूँगा ठीक है बेटा, फिर आप जो है पहले ये वाले काम सीख लो, सही है, और फिर आ जाओ। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने मुझसे लिखा है कि मैं रोजाना 2 आवर्स दे सकता हूँ, सही है। तो मुझे लगा कि यार, और वो जो है वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी है, उसके एग्जाम भी होने वाले हैं, उसको फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट भी बनाना है। तो हो सकता है कि मैं उससे बात करने के बाद ये देखूं कि यार मैं उसको सजेस्ट करूं कि बेटा पहले अपनी जो है ना एजुकेशन कंप्लीट कर लो, फिर हम इसके ऊपर बात कर लेंगे। अब जैसे मेरा अपना बेटा है, वो मेरे घर पे रहता है और मेरे लिए हर वक्त अवेलेबल है। उसके कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है A लेवल के अंदर, उसको पाइथन काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन मैं उसको अपने किसी भी काम में एंगेज नहीं करता। उसकी वजह ये है कि उससे एग्जाम होने वाले हैं मई जून में। तो अगर मेरे पास कोई अप्रैल के अंदर कोई काम आएगा, मैं अपने बेटे को भी एंगेज नहीं करूंगा ना। मैं ये चाहूंगा कि यार वो अपना काम पहले अपनी एजुकेशन पहले कंप्लीट करे, उसको टाइम दे, उसके बाद आए ना आगे। क्या ख्याल है? अब इस तरह किसी बंदे की शादी होने वाली है तो मैं बोलूंगा ना शादी कर लो पहले, 2-3 महीने तक एंजॉय करो, फिर उसके बाद जब घर पे लड़ाई झगड़े शुरू हो जाए तो फिर आकर हमें ज्वाइन कर लेना। जी सर। क्यों नासिर भाई? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपने क्वेश्चन के अंदर डीप लर्निंग विद टेंसरफ्लो के क्वेश्चन को 2 बार दिया हुआ है, इसका कोई खास रीजन है? यार वो मुझसे गलती से हो गया होगा। अच्छा सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर मैं ये कैगल कंपटीशन एक कर रहा था, तो इसमें जो एक्सरे की फाइल है ये .decom फॉर्मेट के अंदर है। तो मैंने ये कैट्स एंड डॉग का डाटा सेट था, इसमें जो हमने फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी का कोड यूज़ करा है जनरेटर का, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ ना, तो वो .decom फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता जनरेटर जो है। तो ऐसा कोई तरीका है सर? डीकॉम भी कोई फॉर्मेट होता है क्या? जी सर, एक्सरे फाइल्स हैं, आप चाहें तो मैं ये लिंक बड़ा आपने अच्छा सवाल किया। अब मिसाल के तौर पर मैं ये सवाल आपसे लोगों से करने वाला था। मिसाल के तौर पर ये जितने भी ये फॉर्मेट होते हैं ना, जैसे डीकॉम का फॉर्मेट है, ये है, इनको हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है नमपाई के एरे के अंदर। ये हम तस्वीरों में पढ़ चुके हैं। हाँ सर, ये काम तो मैंने करा है, ये काम तो मतलब मैंने सही है भी ना? तो हो रहा तो है। अब आपको क्या करना है कि आपको इंटरनेट पे जाना है। जैसे अभी मैं एक ऑडियो प्रोसेसिंग पे काम कर रहा था, तो मुझे पता लगा कि यार ऑडियो प्रोसेसिंग को कन्वर्ट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन एक एल्गोरिथम है, जिसकी मदद से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं नमपाई में। तो तुम्हारी क्या डीकॉम सी वाली डीकॉम जी एक्सरे? सर, NumPy पे कन्वर्ट करके तो हो रहा है, लेकिन डायरेक्ट जनरेटर काम नहीं कर रहा। नहीं, लेकिन ये कैसे हो सकता है बगैर नमपाई के? क्या हम बगैर नमपाई के कोई काम करते हैं क्या? सर मैं स्क्रीन शेयर करूँ? नहीं, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। आज तक हमने जो डीप लर्निंग पढ़ी है उसमें कब ऐसा हुआ है कि हमने बगैर नमपाई के डेटा डायरेक्ट उठाकर उसका जनरेटर बना लिया? पहले उसको एरे में देते हैं सर। हाँ सर करते हैं ना, फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी यूज करते हैं, जनरेटर खुद कर देता है NumPy एरे में। जनरेटर जब कर रहा होता है तो वो उसके पास उसकी मतलब डिकोडिंग की लाइब्रेरी होनी चाहिए। मैं आपका सवाल समझ रहा हूँ। तो अब मसला ये है कि जहाँ पर डिकोडिंग की लाइब्रेरी नहीं होगी तो आपको जो ये डीकॉम का जो एक्सरे फॉर्मेट है उसको किसी और में कन्वर्ट करना पड़ेगा, JPEG वगैरह में ना, क्योंकि जो टेंसर फ्लो है यहाँ पर डीप लर्निंग की बात नहीं है। सर वो 18 GB की फाइल है सर, वो कन्वर्ट करने में तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये तो करना तो पड़ेगा। और सर है भी कैगल के ऊपर, डाटा डाउनलोड भी नहीं करा। क्यों? 5 GB की इसलिए? नहीं सर, 20 GB की है। 20 GB। देखो ये बिल्कुल सही बात है, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। बाकी लोगों के लिए भाई से सबक है कि भाई डेटा 20 GB का ही होता है और उसको डाउनलोड भी करना पड़ता है। अभी मैंने जो है वो एक येल्प का डेटाबेस जो टेक्स्ट प्रोसेसिंग का था, वो 7 GB का था जो मैंने डाउनलोड किया और उसके ऊपर काम भी किया। सर मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि अगर मैं उसको NumPy एरे में कन्वर्ट करके डालूँ ना मॉडल के अंदर, तो फिर तो काम मेरा हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट जनरेटर यूज नहीं होता। बस तो उसकी वजह यह है कि जो जनरेटर है वो आपके उस फॉर्मेट के से कंपेटेबल नहीं है। आपको हाँ, या तो आपको उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा, DICOM को JPEG में किसी तरीके से कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर उसको NumPy पे लेकर आना पड़ेगा। और देख के मैं बता दूंगा, तो मुझे लिंक शेयर कर देना केगल वाला, फिर मैं तुम्हें देख के चैट में डाल देता हूँ। चैट में डाल देता हूँ। हाँ, मुझे तुम्हारे पास व्हाट्सएप है मेरा? जी सर है आपका। तो बस व्हाट्सएप में डाल दो, बल्कि ग्रुप पे डाल दो हमारे Q4 वाले में, बाकी लोग भी मैं सर चैट में डाल देता हूँ और आपको भेज देता हूँ। बस ठीक है, थैंक यू।
ओके अच्छा जी, और कोई सवाल और या हम इसको ड्रॉप ऑफ करें? अब मैंने आपको अपना स्कीम बता दिया, अपना आइडिया बता दिया, पेमेंट का बता दिया। अब इसमें ये होगा कि शुरू में हो सकता है जैसे हम लोग आजकल काम कर रहे हैं, फ्री में मुझे एक काम बात कर रहे हैं, बोलनी लेकिन थी जैसे ही पैसे हमारे पास आते रहेंगे हम आपको उसके देते रहेंगे। सर मुझे एक बात बोलनी थी सर, जैसे कि मैं अपनी बात करूं कि मैं जो हूँ तकरीबन मैंने भी पहला प्री क्लियर किया, सेकंड भी क्लियर किया, थर्ड मतलब ये समझ लें कि ना थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं, और मैंने पेपर दे दिए, क्लियर हो गया। लेकिन ये जो है मैं प्रैक्टिस में तकरीबन 8 महीने से प्रैक्टिस में नहीं हूँ, लेकिन मैं जो हूँ जॉब प्रोग्रामिंग की कर रहा हूँ दूसरी फील्ड्स की, जैसे लेवल हो गया, एक तो वर्डप्रेस की जॉब कर रहा हूँ ना। तो मैं जो है 8 महीने से ना मतलब चीज़ें तो पता है, लेकिन मैं प्रैक्टिस में नहीं हूँ। तो मेरी चीज़ें जो है जहन से दोबारा से निकल गई, तो मुझे प्रैक्टिस में आना पड़ेगा फिर से। हाँ, तो उसका तो मैं आसान तरीका ये है कि वो किताब लो, उसके सारे कोड दोबारा चलाओ, प्रैक्टिस में आ ठीक है, जाओगे, वीकेंड पे सही, बैठ जाया करो। देखो बात ये है ठीक। कि देखो इस वक्त देखो तुम मुझे बताओ टाइम क्या हो रहा है? अभी टाइम हो रहा है 12:30। 31 ना। जी जी मैं जो हूँ वो सुबह 8 बजे से अपने दिन का आगाज करता हूँ। जी मेरे जी, लिए बड़ा आसान था कि मैं 10 बजे आके सो जाता, सही है सर। लेकिन मैंने अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे लाने के लिए एफर्ट की ना। मेरे साथ नासिर, कासिम भाई 9 बजे अपने ऑफिस में पहुंचे हुए होते हैं, जी नासिर जी भाई की 9 बजे क्लास होती है। आप में से जी बहुत सारे लोग जो यहाँ पर हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी अगर आपने आपको नेक्स्ट लेवल पे लेकर आना ना। जी वरना जी फिर जी ये कि जरूर। आप आराम से बैठे लारावाल पे काम करते रहे, जब तक पीएचपी चल रही है चलाते रहे। नहीं सर, नेक्स्ट नेक्स्ट तो शिफ्ट करना है, जैसे मैं ठीक है, रिएक्ट पे भी तो ऑफिस में इसके कर लिए रहा हूँ। आपको जो है वो यही है कि तो आपको दो, जैसे अभी मैं एक ऑडियो ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर काम कर रहा था। आपको जी शायद यकीन नहीं आएगा, मैं पूरा सैटरडे और संडे जी सुबह से लेकर शाम तक बैठा रहा और उसके ऊपर काम करता रहा मैं। जी जी सर। सही है। सर तब जाकर मैंने उसको उसकी नॉलेज वगैरह या बैकग्राउंड जो है, जबकि वो सारा के सारा काम टेंसर फ्लो में था, मतलब मुझे कोडिंग कोई नहीं करनी थी, मुझे सिर्फ उसको जी समझना था सही है। और उसके हिसाब से डेटा को ट्रांसफॉर्म करना था। मुझे 2 जी दिन सर, लगे। जी सर सही। एक्स्ट्रा काम आपको आते, इसलिए आपको भी जो है ये आप जो है वो आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। एडवांटेज ये है कि जैसे आप लारावेल में या पीएचपी में काम करते हो, तो आप जी अपनी जी बहुत सारी एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन के अंदर आप जी जी पाइथन का वेब हुक बनाकर यूज़ कर सकते हो। और जी सर, तुम्हारे लिए सबसे अच्छी चीज़ ये है कि तुम जेंगो भी देख लो थोड़ा सा। जेंगो जी जो है सर, बिल्कुल लारावेल जैसा है। जी जी सर, बताया था आपने। और वैसे मैं सिर्फ सिर्फ जॉब नहीं, पार्ट टाइम मतलब मैं अपना जो है फ्रीलांसिंग वो भी करता हूँ, मतलब सिर्फ उस पर जॉब पे निर्भर नहीं हूँ, और मतलब कोशिश करता हूँ कि नई कुछ चीज़ सीखूँ मैं ना। तो ठीक है, तो आपको थैंक करना यू सर। पड़ेगा ना। मैंने भी बड़ा जी यानी जी कि इसमें टाइम लगाया। जी जी सर, अगर मैं नहीं लगाता, पाइथन पे रुक जाता, जी जी सही सर। तो रुक ही तो जाता। जी सभी यही, सही हम बात। सब यहाँ पर वही लोग हैं जो जो पिछले 1 साल से एफर्ट करके यहाँ आए हैं। कम या जी ज़्यादा सही। अलग बात है। अगर कोई बंदा यहाँ पर जो है इस स्क्रीन के हिसाब से यहाँ पर जैसे कुछ लोग जो हैं ये 1 के ऊपर भी हैं, जी ये सर, $166 पे। मैंने भी जो अपनी ठीक है, मतलब जो है लेकिन वो नब्बे जो वो। 1 है मेरे लिहाज से, मैंने उनके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत है। मैं ये समझता हूँ कि ये 18 लोग भी उनसे तो बेहतर हैं जिन्होंने कुछ नहीं किया। ठीक जी है, सर, लेकिन एज अ टीचर मैं उनकी झाड़ पिलाने के हक में होंगे। अबे गधो, जी ये सर सही बोले हैं। 1 साल के बाद तुम यहाँ पर हो तो क्या है? जी सर, वो तो ठीक है वैसे। ना। सर जी सर। सर एक बात है, हाँ जैसे सर मेरे पहला क्वार्टर था उसमें पाइथन थी बेसिक, उसमें मेरी जो परसेंटेज बहुत कम आई थी, तकरीबन 45 के करीब। फिर सेकंड क्वार्टर आया सर, उसमें फिर मैंने इम्प्रूव करी 60 के करीब, और थर्ड में सर मेरी 72 के करीब आई है। तो अच्छा, मुझे अब बताओ कि तुमने इस जी वाले में सर, कहाँ पे लिखा है ये बताओ। इस वाले में तुमने क्या सेट किया था? किस वाले में सर? ये जो सवाल था इसमें तुमने रैंक क्या किया था अपना, 10 या 1? डीप लर्निंग विद टेंसर हाँ फ्लो हाँ हाँ। सर, इस पे मैंने 5 या 6 करा था, श्योर नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि तुम देखो ना, अब तुम क्या करो, किताब दोबारा पढ़ो और देखो कि यार क्या तुम वाकई ये 5 या 6 पे हो। अगर तुम क्वार्टर 3 के अंदर आकर 78% लेकर आ रहे हो, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए यार 72 तुम सर, 72। 70% लेकर आ रहे हो, तो तुम अगर 7 पे रख देते हो तो मैं समझ में आता है। डांट तो तुम्हें उस पर भी पड़ेगी कि यार 3 साल के बाद तुम सारे 7 के ऊपर आ रहे हो। लेकिन तुमने अपने आप को, जब तुम 70% तुम्हारा रैंक है और तुम अपने आप को 5 पे दे रहे हो, तो ये थोड़ा सा जस्टिफिकेशन में गलती है ना। जी सर, अब सर मैं रिकॉल भी कर रहा हूँ, पाइथन मैंने दोबारा से स्टार्ट करी है बस माशाल्लाह, ठीक है ना। उसमें भी तो सबसे पहले सर। सब लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि आप लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट करें और इस कम्पिटेंसी फॉर्म को भी अपडेट कर दें। ठीक है।
और कोई सवाल? कब से होगा प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट है। अब जैसे जैसे हमने कॉम्पिटेंसी का आपका डेटा ले लिया है तो हम आहिस्ता आहिस्ता लोगों से अप्रोच कॉल करके उनसे बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है। और कुछ नई चीज़ें हम फ्लोट कर देंगे। जैसे मैंने आप सब लोगों को बोल दिया ना, आप सबसे पहला बेसिक काम आपको ये करना है कि आपको चैप्टर 9 तक की डीप लर्निंग 100% आनी चाहिए। जिसको 100% आती है उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। और यहाँ पर नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब नॉलेज का मतलब है यार वो कोड आप चला सकते हैं, इसका मतलब है काफ़ी है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि यार कोई नई चीज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दें न्यूरल नेटवर्क में, वो एक अलग एक्सपर्टीज है। अगर किसी के पास होगी तो उसको तो अपनी कंपनी खोल के दे देंगे उसकी। कोड सर एक चलाना लास्ट भी है, जो समझना भी है। बेसिक्स, अगर बेसिक स्टार्ट अगर करना हो तो ये डीप लर्निंग विद पाइथन से करें या दूसरी किसी बेसिक्स से अगर स्टार्ट करना है, जैसे नमपाई और रिवीजन के लिए नमपाई पांडास यार की? मेरे ख्याल से अगर आप डीप लर्निंग की बुक भी पढ़ लोगे ना, सबसे पहले तो डीप लर्निंग की बुक करो रिवीजन के लिए। उसके अंदर आपकी नमपाई भी कवर हो जाएगी और आपकी डीप लर्निंग भी कवर हो जाएगी। उसके बाद फिर पैंडास जो है वो हल्का हो जाएगा, क्योंकि आपको ठीक है शायद सर। आइडिया नहीं है, आपने किताब सही से नहीं पढ़ी हुई। किताब के अंदर बाकायदा चैप्टर नंबर शायद 1 या 2 के अंदर नमपाई का पूरा ट्यूटोरियल है और बड़ा ही जबरदस्त है, मगर वो बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है पढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सर। सर बीच में भी ज्वाइन कर सकते हैं ना, कि हम लोग थोड़े लेट ज्वाइन कर लें? हाँ बिल्कुल, आप लेट ज्वाइन कर ले, लेकिन आपकी कोई ना कोई कॉम्पिटेंसी यार एक साल में कोई स्लैक ना या कोई तो फिर इसका कोई नहीं सर, वो वही प्रॉब्लम आ रही है, पेपर्स वगैरह की प्रॉब्लम इसका आ रही है बनाएंगे अभी। क्या कह रहे हो? डिस्कॉर्ड तुम्हारी आवाज नहीं आ रही सही। सर मेरे ख्याल से बोल रहे हैं शायद स्लैक पे आप ग्रुप बना दे इस नाम से, आई थिंक सर शायद वो ये अभी बोल मैंने रहे इसके हैं। ऊपर सिलेक्ट पे ग्रुप नहीं बनाया क्योंकि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी ये कोशिश है कि हमारे पास कहीं से थोड़े से पैसे वैसे आ जाए तो हम एक सिलेक्ट का या कोई अपना चैनल अलग से बना लेना, क्योंकि ये PIC का ऑफिशियल काम है नहीं। तो हमारे जो कंपनी है उसका अपना एक वेबसाइट हो, हम अगर किसी को इंटर्न भी रख रहे हैं तो कम से कम उसको हम जो है वो एक ईमेल एड्रेस जो है वो कुछ अरसे के लिए ओलोकेट कर सकें। सही है ना? सर एक बात है सर, और हम जैसे अपना कोड सिलेक्ट का चैनल बना दें, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई टूल ले लें हम, तो ये पैसे जब भी आएंगे ना हमारे प्रोजेक्ट आएंगे। कोड तो सर हर कोई कॉपी कर लेता है, लेकिन इसके अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं उसकी लॉजिक को समझना एक बड़ी बात है कि लॉजिक सही क्या बात। लगी है। तो सर जिसने ये समझ लिया तो सर वो सर फिर कोडिंग आसानी से करता है। हाँ तो मैं अभी भी तो यह सर कहूँगा आपको, अगर कोई नासिर भाई इसके ने बड़ी अच्छी बात अलावा बताई थी आप लोगों को, आपने शायद इसको नहीं सुनी। आप लोगों का, जिन लोगों को लगता है कि उनकी एक्सपर्टीज लेवल डीप लर्निंग विद टेंसर फ्लो चैप्टर 9 तक 7 या 8 है, उनको केगल के ऊपर जाकर जो प्रीवियस कंपटीशन है उनकी नोटबुक के अंदर डेटा समझना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। चले सर, फिर हमें आप एक हफ्ता तो दें ताकि हम उस पर एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा हाँ वर्कआउट ले लो करें। यार, हमारे देखो हमारे पास जैसे जैसे काम आते रहेंगे हम आपसे अप्रोच करते रहेंगे, ठीक है। और ठीक है। उसके बाद जो है हम आपको साथ साथ गाइडलाइन भी दे देंगे। जैसे आज कम से कम आपकी आज की जो टाइम में आपको ये पता लगा कि यार अगर किसी को सोल्यूशन बना के देते हैं तो उसके अंदर ये नहीं है कि भाई डीप लर्निंग का कोड दिया और छाप दिया, ठीक है। आपको उसके लिए टेस्टिंग भी करनी है, उसके लिए जो है वेब API भी बनानी है, उसके लिए जो है वो बिजनेस प्लान भी देना है, उसके लिए कॉस्ट भी बना के देनी है बंदे को। एक बंदे के पास गया, बोले मैं आपका प्रोजेक्ट बना दूंगा, उसने कहा हाँ यार बना दो, ये लो डेटा, तो उससे कितने जी पैसे लोगे, कितना टाइम में बना के दोगे, ये वाला काम भी तो करना है ना आपको। सर सबसे पहले ये अपनी लॉजिक अभी क्लियर करनी है कि लॉजिक क्या बनानी है हमें। हाँ लेकिन फास्ट करना है, आप लोग बहुत स्लो चल रहे हो। जिस तरीके से अभी आप तो लोग मुझे बातें कर रहे हो, मुझे लग रहा है कि एक साल के बाद आप वो जो 10 रिक्वायर्ड स्किल है जो एक सॉल्यूशन बनाने की जरूरत होती है ना, कम्युनिकेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिप्लॉयमेंट, सपोर्ट, कॉस्टिंग, इसमें 2 साल लग जाएंगे। तो सर ऑलराउंडर बनने में तो काफी मैं टाइम ये लग कहना जाएगा। चाह रहा हूँ कि ऑलराउंडर नहीं है, देखो ऑलराउंडर नहीं है, ये एक ही चीज के पार्ट है ना। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, वो फौजी है, ठीक है, और वो जंग लड़ने जाता है, तो क्या होता है? सर सबसे पहले तो उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है कमांडो की, है ना। नहीं, मिसाल के तौर पर जैसे अमेरिकन मरीन्स की बात करता हूँ, अगर अमेरिकन मरीन्स जो हैं वो जंग लड़ने जाते हैं तो उनको वहाँ पे जाके जंग लड़ने का एक्सपीरियंस भी होता है, फिर पैराशूट से कैसे कूदना है वो भी पता होता है, फिर पैराशूट पे कैसे चढ़ना है वो भी पता होता है। साथ साथ उनको ये भी बताया जाता है कि यार अगर उनका वो या उनका साथी जख्मी हो जाए तो उसके जख्मों का इलाज कैसे करना है, समझ रहे हो बात।
तो अब आप बोलो यार, मैं तो यार मरीन हूँ, मेरा काम ये नहीं है कि अगर कोई जख्मी हो गया तो मैं उसका इलाज करूँ या उसको इंजेक्शन घोप दूं। लेकिन अगर मैं मूवीज में देखा है और मेरे ख्याल से ये रियलिस्टिक भी होता है, और अगर कभी खाने को नहीं मिल रहा तो खाना भी ढूंढ रहे हैं। लेकिन सर वहाँ पर भी विंग्स तो अलग अलग बने हुए होते हैं, कोई विंग्स अलग है, कोई विंग्स अलग है, हर किसी कोई के विंग्स अलग तो, हाँ बिल्कुल, हमारे पास भी विंग्स अलग है, लेकिन एक विंग्स को दूसरे काम तो आने चाहिए। मिसाल के तौर पर एक फौजी है, वो जख्मी हो जाए तो उसको अपनी मरहम पट्टी करनी आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? जी, वो हेल्थ के रिलेटिव फिर कोई आ जाता है उसमें सारे, ठीक है, एक्सपर्ट आता नहीं है उस वक्त, कोई भी नहीं होता। जब आप जंग लड़ रहे होते हैं तो उस वक्त हेल्थ का रिलेटिव नहीं होता, लेकिन आपको ये आना चाहिए। बाद में ये होता है कि जब आप जख्मी होकर हॉस्पिटल पहुंचते हो तो उनके पीछे विंग होते हैं, आपका इलाज विलाज होता है, ठीक है, लेकिन आपको कम से कम जो है वो थोड़ी छोटी चीज। बेसिक इसका आनी मतलब ये, चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप डेवलपर हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोजेक्ट मैनेजर ही होंगे, लेकिन आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और टीम मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट की प्लानिंग और कॉस्टिंग, ये सब चीजें आनी चाहिए। जी सर, उसको डिप्लॉय वगैरह कहाँ पे एरर्स आ रहे हैं, सब हाँ, चीजों की समझ कुछ होनी चाहिए। हाँ, अब उसके बाद आपकी एक्सपर्टीज है, आप जो है बोलते हो यार मुझसे कोडिंग नहीं होती, मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही करूंगा, लेकिन आपको कोडिंग का आइडिया है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाते हैं और ये एनालिस्ट बन जाते हैं और कोडिंग नहीं करते। लेकिन आपको इतना आइडिया होता है कि आप कोडर को जाके पकड़ लेते हैं कि अबे बात सुनो, ये कोडिंग गलत की है तुम। बिल्कुल सर। या आपसे पूछ सकते हैं कि भाई बात सुनो, ये तुमने यहाँ पर एक्जी बूस्ट क्यों लगाया हुआ है, एसपीएम क्यों नहीं लगाया? जी सर, मैनेजर जो होता है वो खुद भी मैनेज करता है, खुद भी आइडियाज देता है, इस तरह नहीं, इस तरह कर लो, इस तरह नहीं, इस तरह सही कर है लो। ना? तो आप एनालिस्ट भी बन सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं, जैसे पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है उसमें एनालिस्ट है। जी सर, तो वो एनालिसिस ये करके बताते हैं कि क्रिकेटर नहीं खेलना सही। जी सर, वही बात आ गई सर, विंग्स अलग को डाइवर्ट करेंगे, कोई विंग्स चलो अलग है, ठीक कोई है, तो विंग्स। आज की जो हम जो सेशन है इसको हम यहीं पे ड्रॉप कर रहे हैं।